नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पीएसआई जो टेस्ट सीरीज़ है उसके पेपर डिस्कशन हम करेंगे। आज के जो हमारे पेपर है वो है कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग। तो कंप्लीट मैथ्स जो है उसमें हमारा जो पीएसआई का सिलेबस है उसको कंप्लीट कवर किया गया है। तो आज सभी के सभी सवाल जो है मैथ्स के हैं, तो उनको देखेंगे। इन सवालों को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, ताकि मैथ्स का जो हमारा सिलेबस है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, एक साथ कवर हो जाए। तो देखते हैं आज का पेपर किस प्रकार से रहा और कैसे सवाल इसमें पूछे गए हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो पहला सवाल बनता है वो क्या बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे ये पूछा गया है कि 100 से कम उन सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 के गुणज है। हमें क्या पूछा गया है कि 5 के मल्टीपल्स जो भी है 100 से लेस, 100 से कम, उन सबका सम कितना आएगा वो पूछा गया। तो देखिए, 100 से कम वाले 5 के मल्टीपल कौन से, 5 के मल्टीपल का मतलब 5 की टेबल वाले नंबर। तो हो गया 5, 10, 15, 20, 25 और इसी प्रकार से कहाँ तक रहेगा, 95 तक। 100 से कम लेने, 100 को नहीं लेना, 100 से कम तक। तो 5, 10, 15 यहाँ से लेकर 95 तक, इन सब का हमें क्या बताना है, सम बताना है, योग बताना है। अब देखिए, इनका जो योग है वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। योग निकालने का जो तरीका है वो क्या है, तो इनको जोड़ने का तरीका जो है इस प्रकार रहेगा। एक तरीका तो ये है कि आप इनको ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे 5 और ये 95, तो 95 प्लस 5 करेंगे तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। इसी तरह ये होगा 10 और यहाँ जो नंबर होगा वो क्या होगा, 90 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर टोटल 100 बनेगा। इसका मतलब दो दो का पेयर अगर मैं ऐड करता हूं तो वो हमेशा 100 का ग्रुप बनाएगा, 100 का योग बनाएगा। और ऐसे कितने योग बनेंगे अगर वो हमें समझना हो, तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 95 तक टोटल 19 नंबर है। कितने नंबर है टोटल, 19, क्योंकि 19 पंजे क्या होगा, 95। तो ऐसे दो दो के जो है 18 पेयर बनेंगे। इस तरह से 18 संख्या है, उसमें दो दो के जो पेयर बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 9 बनेंगे। एक पेयर कितने का होगा, 100 का। तो हम कहेंगे 100 के जो है 9 पेयर बनेंगे और एक नंबर बचेगा। बीच में क्या है, एक नंबर हमारा बचेगा। वो बीच का नंबर होगा, जो बीच का नंबर है वो कितना बचाएगा हमारे पास, 50। कैसे पता चलेगा बीच का नंबर बचेगा, तो टोटल 19 नंबर है, 19 में से 9 पहले वाले और 9 बाद में, इन दोनों का पेयर मिलकर तो हमें क्या बनेगा, 100 बनेगा। और 9 इधर 9 इधर, अगर पहले वाले 9 निकाल दो तो 10वां नंबर बचेगा, 10th नंबर हमारे पास बचेगा। 10th नंबर जो है वो हम कैसे पता करेंगे, 5 इंटू 10 करके 50। इसका मतलब 50 हमारे पास पीछे बचेगा। और अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये बनता है 900 प्लस 50, टोटल हो जाएगा 950। तो इनका जो योग बनेगा कितना बनेगा, 950। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका है, दूसरा तरीका, वो समझ लेते हैं। दूसरा तरीका है कि हम एवरेज निकाल के कर सकते हैं। कि पहले हम क्या निकालें, इनका एवरेज निकाल लें, औसत निकाला जा सकता है। औसत निकालने का तरीका क्या है कि देखिए 5, 10, 5 की टेबल चल रही है, जब एक नंबर के मल्टीपल चले उनका एवरेज निकालना, उसका तरीका है फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। दोनों को ऐड किया और 2 से क्या करें, डिवाइड। तो ये आता है 100/2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 50। एवरेज कितना आ गया, 50। हमसे पूछा गया इनका सम, योग। योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या, एवरेज इनटू नंबर। ये है सम का फॉर्मूला। एवरेज आया कितना, 50, इनटू हमारे पास 5, 10 से लेकर 95 तक टोटल कितने नंबर है, 19 नंबर। तो हम कहेंगे 19 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 950। तो जो इनका योग है वो कितना बनेगा, 950 बनेगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ये इसका सही उत्तर होगा। तो किसी भी तरीके से आप दो दो का पेड़ लेके भी इनको जोड़ सकते हैं या फिर एवरेज निकाल के भी जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न कितनी है। तो देखिए, भिन्न का मतलब क्या है, फ्रैक्शन जो है वो क्या होती है। तो फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होती है, अंश और हर के रूप में। तो जो भिन्न है उसको हमने क्या माना, x/y। x जो है वो हमारा अंश हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और y जो है वो क्या होगा, हर या डिनोमिनेटर हो गया। फिर कहा गया है कि भिन्न के अंश में 12%, जो न्यूमरेटर है उसको 12% इंक्रीज किया। मैं कहूंगा अगर ये x है, इसको हम 12% क्या कर दे, इंक्रीज। तो 12% इंक्रीज करने का मतलब कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगी। अपॉन जो डिनोमिनेटर हर है उसको क्या कहा गया है कि 2% कम किया गया है। 2% कम करने का मतलब कितना हो जाएगा, 98% हो जाएगा। और ऐसा करने पर जो नई फ्रैक्शन हमें मिल रही है वो कितनी है, 6/7।
इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए परसेंट से तो क्या हो जाएगा, परसेंट कटेगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 से इसको काटिए 14 बार, 14 सत्ते 98, 14 से जो है ये कट सकता है यहाँ पर, 14 से ये कितनी बार कटेगा, ये देखिए 14 से ये कटेगा कितनी बार, 8 बार, 8 बार ये कटेगा, और इस 8 को उस तरफ भेजे तो ये बनेगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 6/8। फिर से हम 2 से कैंसिल आउट करें 3, 2 से काटेंगे क्या आएगा 4, तो ये आया 3/4। तो x अपॉन वाई ही हमने फ्रैक्शन मानी थी, जो कितनी आ गई 3/4 आ गई। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 3/4 हो गया। अगला सवाल करेंगे। देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, ये हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये लिखा हुआ है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 1/3 इंटू 4, इस तरह से हमें एक सीरीज दे रखिए और इन सब का योग करके हमें बताना है। देखिए इसको करने से पहले हम एक बात को समझेंगे, वो क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा गया है कि 1/6 लिखा गया है, 1/6 को इस प्रकार लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, और ये जो 1/2 इंटू 3 लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस 1/3, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिखा जा सकता है, 1/2 माइनस 1/3 लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, और वापस मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 से डिवाइड करूंगा, ऊपर लिखा जाएगा 3, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 2, ये आ जाएगा 1/6। मतलब फिर से ये घूमकर इसी के इक्वल आ गया। कहने का मतलब जब इस प्रकार से नंबर दिए जाते हैं तो हम इसको जो है माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखिए मान लीजिए ये लिखा होता 5/7 लिखा होता। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ जो गैप दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 5 और 2 के बीच में 7 का गैप, सॉरी 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है। 2 का गैप है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/7, सॉरी 1/5 माइनस 1/7, ये लिखा जा सकता है। सपोज ये ऐसा होता कोई नंबर इस तरह से लिखा हो 13/15, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है, 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 1/13 माइनस 1/15। एक और समझते हैं, मान लीजिए ये लिखा है 1/17 इंटू 22, इन दोनों का गैप कितने का है, 5 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 1/17 माइनस 1/22। तो कहने का मतलब इन नंबर्स को इस प्रकार से लिखा जा सकता है अगर नंबर इस फॉर्म में। तो ये जो हमें नंबर्स दिए गए इसी फॉर्म में दे रखे हैं, तो पहले हमें इनको प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखना है। अब प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखते हैं और फिर सरल करते हैं, देखिए क्या आता है। तो जैसे ही लिखा है 1/1 इंटू 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2, फिर है प्लस प्लस 1/2 इंटू 3 लिखा है तो क्या लिखा जाएगा 1/2 माइनस 1/3, प्लस आगे बनेगा 1/3 माइनस 1/4, और ये इसी प्रकार से चलता जाएगा कहाँ तक, सबसे लास्ट में क्या बनेगा 1/99 माइनस 1/100। और जब हम इसको सरल करें, सिंप्लीफाई करें, तो देखिए ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल होंगे, ये भी कैंसिल, तो सारे के सारे नंबर कैंसिल होंगे। जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक तो फर्स्ट नंबर और एक लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है 1/1 माइनस लास्ट नंबर है 1/100। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आएगा 100, ये बनेगा 100 माइनस 1 मतलब 99। तो इसका जो सही आंसर है, इसको सरल करने पे जो आएगा वो कितना आना चाहिए 99/100 आना चाहिए, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिए, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल इस प्रकार से हमें दे रखा है, पिछले सवाल से मिलता जुलता ही सवाल है, इस सवाल को भी उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। तो स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला है a² माइनस b² का। फॉर्मूला होता है कि इन नंबर्स को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है कि एक बार दोनों नंबर को प्लस में इंटू एक बार माइनस में करके लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, जैसे एक है, एक का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं हर जगह। इसका मतलब है कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर हो रहा है। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, इसका मतलब है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो एक बार में इसको अगर प्लस में लिखता हूँ तो ये बनेगा 1 + 1/2। फिर दूसरी बार क्या है 1, या पहले हम माइनस में लिख लेते हैं, 1 - 1/2 लिखिए, फिर लिखिए 1 + 1/2। आगे फिर हम लिख लेते हैं 1 - 1/3 और 1 + 1/3, और इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। लास्ट में ये कुछ बनेगा
1 माइनस 1/19 एंड 1 प्लस 1/19, और सबसे लास्ट में बनेगा 1 माइनस 1/20 एंड 1 प्लस 1/20। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 माइनस 1/2 क्या बनेगा, 1/2 इंटू ये सॉल्व करने पे क्या बनेगा, 3/2, ये क्या बनेगा 2/3 इंटू ये बनेगा 4/3, और इसी तरह ये नंबर चलते जाएंगे। ये बनेगा 18/19 इंटू ये बनेगा 19/20 इंटू ये बनेगा, सॉरी ये बनेगा 20/19 इंटू ये बन जाएगा 19/20 इंटू ये बन जाएगा 21/20। और जब हम इनको ध्यान से देखें तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कहने का मतलब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो गए, कट हो गए। इसी तरह आगे वाले दो नंबर फिर क्या होंगे, कट। इससे अगला जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 3/4 बनेगा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी जैसे 20 से 20 कट गया, 19 से 19 कट गया, ये भी इससे पिछले वाले नंबर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास, एक तो बचेगा 1/2 स्टार्टिंग वाला, इंटू एक लास्ट नंबर बचेगा जो कि है 21/20, तो ये बनेगा 21/40, 21/40 बनेगा। अब 21/40 को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, भाग देकर देखना है भाग कितनी बार जाएगा। जब आप भाग देंगे इसमें तो देखिए पहले अगर मैं भाग देता हूँ 2.1 बनेगा, और फिर हम 4 से भाग देंगे तो पहले भाग कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 5 बार, 20, पीछे जो बचेगा कितना बचेगा 10, तो भाग जाएगा 2 बार 8, और फिर पीछे कितना बचेगा 2, तो भाग जाएगा 5 बार। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.525 टाइम्स जो है डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन है। तो ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखना है, अच्छा सवाल है ये। इस तरह के सवालों को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले सवाल में क्या कह रहा है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ऐसे सवालों में कि जब हमें कहा जाए कि इससे भाग देने पर इतना बचता है, इस संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए कि 156 में हम भाग दे रहे हैं, तो क्या है, किसी संख्या से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 29। अगर मैं उसमें किसका भाग दूं, 13 का भाग दूं, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ये जो संख्या है इसमें 13 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो जब मैं इसमें भाग देकर देखता हूँ 13 का 156 में, तो 13 का भाग पहले कितनी बार जाएगा, एक बार, 13 एकम 13, 2 बचेगा, 26 बनेगा, 13 दूनी 26। अगर इस संख्या में 13 का भाग जा रहा है, और अगर मुझे शेषफल पूछा है कि अगर मैं इसमें भाग दूं कितना शेषफल बचेगा, तो सिंपल सा है कि हमें इसमें ना देकर इसका जो शेषफल है उसमें भाग देंगे। 29 बचा था पहले केस में, अब 13 का भाग देने पर कितना बचेगा, तो डायरेक्ट 29 में क्या करेंगे, 13 का भाग देकर देखेंगे। तो 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी कितना आएगा, 26, पीछे कितना बचेगा, 3, तो ये हमारा क्या हो गया, शेष, रिमाइंडर। तो हम कहेंगे 156 से जो है भाग देने पर 29 बच रहा है, तो 13 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो हम कहेंगे कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो ऐसे सवालों में जब भी कहे कि इससे किसी संख्या को इससे भाग देने पर इतना बचता है और इससे भाग देने पर क्या बचेगा, तो पहले जो भाग किससे दिया था 156 से, तब 13 में भाग देकर देखा भाग पूरा जा रहा है, तो जो बच रहा था पहले शेष उसमें इसका भाग देकर हम चेक कर सकते हैं कि 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया, दो संख्याएं ऐसी है कि पहली को 2 बार और दूसरी को 3 बार जोड़ने पर योग कितना मिलता है, 100 मिलता है। पहली को 3 बार और दूसरी को 2 बार जोड़ने पर योग कितना आता है, 120 आता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए कौन सी संख्याएं हमें पता नहीं है, तो हम दो संख्याएं मान लेते हैं कि एक संख्या जो पहली संख्या तो हम क्या मान लेते हैं x, और जो दूसरी संख्या उसको क्या मान लेते हैं y। तो देखिए पहली को 2 बार जोड़ने का मतलब क्या है, 2x, प्लस दूसरी को 3 बार 3y, इन दोनों का जो सम दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। इसी प्रकार पहली का 3 बार, इसका मतलब 3x, प्लस दूसरी का क्या है 2 बार मतलब 2y, बराबर कितना है 120। तो हमारे पास दो इक्वेशन है जिनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहां से आगे बढ़ने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, समझना इस बात को कि जब भी हमें ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए, इसी समीकरण दे, दो वेरिएबल में दो चर में हो, जिसमें ये नंबर इस तरह में रहा है कि 2x 3y 3x 2y, ये नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं,
जब भी ऐसा हो रहा हो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले इन दोनों को प्लस कर लो। सबसे पहले तो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 5x प्लस 5y बराबर कितना, 220। अब मैं 5 कॉमन ले लूंगा और उस तरफ डिवाइड में भेजेंगे तो 220 में भाग जाएगा 5 का कितनी बार, 44 बार। तो ये पहली इक्वेशन, एक हमें इक्वेशन ये मिलेगी। एक क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। दूसरा तरीका क्या है, एक में से दूसरे को माइनस कर दे। यहाँ 120 बड़ा है तो दूसरी वाली इक्वेशन में से पहली वाली को माइनस करेंगे। तो अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारे पास क्या आता है कि 3 में से 2 गया तो एक x बचा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का y बचेगा, इक्वल टू 120 में से 100 गया कितना बच गया, 20। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दो समीकरण है इस प्रकार से कि x प्लस वाई है 44, x माइनस वाई कितनी है, 20। दोनों में x और y की वैल्यू निकालनी। निकालने का तरीका यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो बड़ी संख्या कैसे मिलेगी, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। 44 प्लस 20 कितना होगा, 64। उसमें डिवाइड करेंगे 2 का कितना आएगा, 32। तो एक नंबर तो क्या होगा, 32। दूसरा नंबर निकालना हो ऐसे समीकरण में तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर आधा करेंगे। 44 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 24। और 24 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 12। तो हम कहेंगे हमारे जो दो नंबर है वो कौन कौन से, 32 और 12 हो गए। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या तो दोनों के अंदर जो बड़ी संख्या है वो कितनी है हमारे पास, 32। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32। तो ये इसका क्या है, सही आंसर होगा। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना कि ऐसे समीकरण आए जिसमें ये जो नंबर है आपके क्रॉस में मिलते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका है कि एक बार दोनों को प्लस करो, एक बार दोनों को माइनस। वो जो समीकरण है वो सरल हो जाएगी, फिर इनको सरल करना क्या है, आसान होगा। चलिए अगले सवाल को करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं, सारे के सारे क्या है, कंटिन्यूअस नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है और सारे के सारे सम है। ए तथा बी का योग है 162, सभी संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए ए और बी का योग, ए और बी का मतलब ए प्लस बी जो है वो 162 है, ये हमें पता है। और सवाल कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं कंसेक्यूटिव है, ए बी सी डी और ई, पांचों की पांचों जो संख्याएं हैं वो कैसी है, लगातार है और कैसी है, सम संख्या है। लगातार सम संख्याओं के बीच का जो गैप होता है वो हमेशा कितना होता है, 2 होता है। जैसे मान लो कि मैं कोई भी सम संख्याएं लिखता हूं कि 6, 8, 10, 12, 14, तो देखिए सभी के बीच का जो अंतर दिख रहा है आपको वो कितना दिखाई दे रहा है, 2। तो कोई भी दो लगातार सम संख्या हो या कोई भी दो लगातार विषम संख्या हो, उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, हमेशा 2 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी कंसेक्यूटिव है तो इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी, या हम कहें बी माइनस ए, क्योंकि बी बड़ा होगा, कंसेक्यूटिव आगे चल रहे हैं, इसका जो गैप है वो कितना होगा, 2 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर 2 है तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर से निकाल सकते हैं, दोनों नंबर यहाँ से फाइंड किए जा सकते हैं। तो दोनों नंबर देखिए फाइंड करते हैं। तो एक बार तरीका क्या है कि प्लस करके हाफ करना है, एक बार है माइनस करके हाफ करना है। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो प्लस करिए इन दोनों को, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे यहाँ से ए कट जाएगा, बी बचेगा। तो बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों को 164 और उसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 82। और ए की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या होगी, माइनस करके 160/2 मतलब 80। तो हमारे पास जो दो नंबर आए ए और बी वो कितने कितने आए, 80 और 82 आ गए। 80 और 82 दो नंबर है। अब हमें पूछा गया है कि सभी संख्याओं का योग क्या है, इन सब का योग क्या है। तो देखिए हमारे पास जो नंबर आए वो क्या है, तो पहली संख्या आ गई 80, अगली हो जाएगी 82, फिर उससे अगली जो है वो कितनी हो जाएगी, 84, 86 और 88। ये हमारे पास क्या हो गए, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए। अब हमें इनका सम निकालना है, सबको जोड़ना है। फिर जो है जोड़ने को अलग अलग तरीके से हम इनको जोड़ सकते हैं। एक तरीका है कि आप सिंपली जोड़ लें। सिंपली जोड़ने का मतलब ये कितना, मान लो 80, 80, 80, 80 और 80, 8 इंटू 5 करेंगे, 8 टू पंजे कितना होता है, 40, तो 400 तो ये हो जाएगा। प्लस इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, 8 और 2 10, कितने, 20। टोटल कितने हो गए, 420। तो हम कहेंगे इनका जो सम आएगा, योग जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 420 आना चाहिए, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63
कम है, 63 कम होती है अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं। तो यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए इन सवालों को करने का आसान तरीका जो है कि वो आप ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन से इन सवालों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है, बदलने पर क्या होता है, 63 कम हो रहा है, और संख्या के अंकों का योग कितना है, 11। अंकों का योग चेक करें, देखो इन दोनों का योग देखो, 9 + 2 11, 9 + 2 11, 7 और 4 11, अंकों का योग तो क्या हो रहा है, 11। लेकिन एक बार इंटरचेंज करने पर जो है 63 कम हो जानी चाहिए। तो मान लिए 29 जो है उसको इंटरचेंज करता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 92। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, होना क्या चाहिए, सवाल कर रहा है कि संख्या कम हो जानी चाहिए इंटरचेंज करने पर, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है। दूसरे में इंटरचेंज करता हूं तो ये कितना होगा, 92 का हो जाएगा 29। अब 29 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम। अब चेक करते हैं कि कितना कम हो रहा है। तो 92 में से जब 29 आप माइनस करेंगे तो ये जो गैप निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 63। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 63 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस ऑप्शन में दोनों बातें सही हो रही है कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे संख्या 63 कम हो जाएगी और अंकों का योग कितना है, 11 है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों में हम ऑप्शन लगाएंगे तो जो है सवाल का उत्तर जल्दी हम पता कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दो में से छोटी संख्या क्या है, ये हमें बताना है। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 1365। तो मान लीजिए कि दो संख्या में लिख लेता हूं a माइनस बी, ये कितना है, 1365 है। अब हमें कहा गया कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या है a, उसमें छोटी संख्या b का हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो भाग देते हैं तो देखिए क्या आता है। भाग देने का तरीका क्या है, इस तरह से। तो बड़ी संख्या यहाँ a को अंदर लिखेंगे, भाग किसका देंगे, b का। ऐसा करने पर कह रहा है भागफल आ रहा है 6, मतलब यहाँ तो क्या आएगा 6, और शेषफल यहाँ सॉल्व करने के बाद ये जो है ये हमारा क्या है, शेष है, रिमाइंडर है। वो कितना आ रहा है, हमें दिया हुआ है 15 दे रखा है। ठीक। अब हम यहाँ से जो है ये संख्या a कैसे निकालें, तो a निकालने का तरीका क्या है, संख्या a कैसे आएगी, 6 को गुणा करेंगे b से और उसमें जब शेषफल को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करके जब ये प्लस करते हैं शेषफल तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर a मिलेगा। तो हम कहेंगे 6 × b, 6b प्लस क्या होगा, 15। तो a की वैल्यू इस प्रकार हम निकाल सकते हैं भागफल वाले नियम से। अब यहाँ a की जो वैल्यू हमने निकाली है इसको क्या करें, इस इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व करते हैं तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और उससे हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अगर a की वैल्यू 6b + 15 को यहाँ रखा जाए तो ये समीकरण जो है वो क्या बन जाएगी, 6b + 15 - b = 1365। 6 में से एक भी हमने माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5b। 15 उस तरफ जाके माइनस होगा, 1365 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 1350। 5 से इसको काट दीजिए, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 से 2 बार, 10, फिर 7 बार और पीछे क्या आ जाएगा, 0। तो b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 270 आ गई। और b जो है वो हमारी क्या थी, छोटी वैल्यू है। सवाल क्या पूछ रहा है, इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है, हमसे छोटी संख्या ही पूछी गई है। छोटी संख्या हमने किसको माना था, b को माना था। इसका मतलब b जो है वो कितना आ गया, 270। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 270, 270 ये हमारा सही उत्तर हुआ। चलिए अगला सवाल जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल ये कह रहा है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ रहा है। तो जो खिलौना बेचा गया उसमें क्या हुआ, जो रेट है उसकी वो 20% बढ़ गई है, और जो बिक्री हो रही है, जो नंबर ऑफ जो टॉयस है वो जो बिके हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 15% कम हो चुकी है। तो उसके जो इनकम हो रही है खिलौने को बेचने पर उसमें कितना चेंज आ रहा है, ये हमसे पूछा गया। ये कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि जो इनकम हो रही थी बिक्री करने पर, जो हमें प्राइस मिल रही थी, जो रिवेन्यू हो रहा था हमारे पास, वो कितना हो रहा था, हम कहेंगे ये है 100। रिवेन्यू कितना हो रहा था, 100। अब होगा क्या, अगर खिलौने की प्राइस 20% बढ़ी है, इसका मतलब आपका रिवेन्यू भी 20% बढ़ना चाहिए। तो जो नया रिवेन्यू है उसको निकालते हैं। तो पहले 100 था, 20% बढ़ गई, इसका मतलब है कि 20% बढ़ जाएगा। 20% बढ़ाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120/100 से। फिर कहा गया उसकी जो बिक्री है उसमें कितना कमी आ रही है, 15% कम आ रहा है। इसका मतलब आपका रिवेन्यू भी 15% कम होगा। इसको 15% कम और कर देते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 85/100 से।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 20% जो है प्राइस बढ़ने और 15% जो है नंबर्स कम होने पर क्या हमें रिवेन्यू मिल रहा है। सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से इसको काटेंगे तो कटेगा 17 बार, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटा, 6 बार। 6 इंटू 17 करेंगे तो 6 इंटू जो 17 है वो कितना आ जाएगा, 102। इसका मतलब अब जो रिवेन्यू है वो कितने रुपए का है, 102 रुपए का। पहले इनकम कितनी हो रही थी, 100 रुपए। पहले 100 रुपए हो रही थी, अब 102 हो रही है। तो देखिए इंक्रीमेंट जो है वो कितने का है, 2 का। रिवेन्यू 2 से बढ़ेगा और 100 पर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे परसेंटेज में भी ये कितना होगा, 2 ही रहेगा। तो हम कहेंगे 2% जो है वो खिलेने की जो मूल्य है उसमें परिवर्तन आएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। 2% की वृद्धि होगी तो उससे होने वाली जो कमाई है उसमें 2% जो है इंक्रीमेंट आएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई टोटल। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये और बच्चे के लिए 20 रुपये हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास दिया जाता है तो मेले में कितने बच्चे हैं, ये हमसे पूछा गया है। देखिए पहले तो 35,000 तो टोटल है, 35,000 तो क्या है टोटल, इसमें से 10% जो है उनको तो निःशुल्क, मतलब इनसे कोई आय हो ही नहीं रही है तो इनको तो पहले निकाल देते हैं, माइनस करते हैं। तो 35,000 का 10%, 35,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3500। तो 3500 कम कर दो इसमें से। अगर मैं इसमें से 3500 कम कर दूं तो कितना बचेगा, 31,500 बचेगा। तो अब जो हमें इनकम मिल रही है वो किससे मिल रही है, इन 31,500 जो है दर्शक उनसे मिल पा रही है। अब कैसे, इसमें जो वयस्क है, एडल्ट जो है उसको तो कितने 40 रुपए की जो है टिकट मिल रही है और बच्चे के लिए जो टिकट है वो कितनी है, 20 रुपए की है। तो हम इसको कैसे बांटेंगे, किसके पास कितना हो, तो हम इसको इस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ कितना हमारे पास यहाँ वयस्क, बच्चे जो है एडल्ट कितने हैं और वयस्क कितने, वयस्क एक तरफ हम लिखते हैं बच्चे। तो मान लीजिए कि सारे के सारे बच्चे होते हैं, 31,500 है टोटल। अगर ये 31,500 के 500 जो है टोटल सभी के सभी बच्चे होते तो इनकी टिकट कितनी लगती, 20 रुपए की। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति की टिकट 20 रुपए होती, टोटल 31,500 होते, तो जो रिवेन्यू आती, इनकम आती, वो कितनी आती, तो हम कहेंगे 20 इंटू 31,500। तो 31,500 का क्या कर देते हैं, डबल। तो एक 315, 315 का डबल करेंगे तो कितना बनेगा, 630। और पीछे कितने जीरो, 2 जीरो, एक ये वाला। इसका मतलब तो इनकम जो हमें मिलती वो कितनी मिलती, 6,30,000 रुपये इनकम मिलती अगर सभी के सभी क्या होते, बच्चे, 31,500 के 500 बच्चे होते तो। अब यही कैलकुलेशन हम वेस्क के लिए करेंगे। अगर ये 31,500 जो है व्यक्ति वो सारे के सारे क्या होते, वेस्क होते, तो इनकम कितनी होती। तो अब यहाँ टिकट कितने की है, 40 रुपए की, बच्चों की थी 20, मतलब इससे डबल इनकम होती। इस बच्चों से इनकम कितनी हो रही है, 6,30,000। तो यहाँ जो इनकम होती है वो कितनी होती, 12,60,000 रुपये होती। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, सारे वयस्क और सारे के सारे बच्चे ऐसा नहीं है, ये मिक्स है। मिक्स होने से जो हमें कहा गया कि इनकम हो रही है, कितनी हो रही है, 9,50,000। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 9,50,000। तो कहने का मतलब सभी वयस्क होते इनकम इतनी होती, सभी बच्चे होते इनकम इतनी होती, लेकिन दोनों मिक्स है इसलिए इनकम कितनी हो रही है, 9,50,000। अब हम यहाँ से एलिगेशन वाला तरीका लगाकर दोनों का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए 9,50 में से 6,30 को माइनस करेंगे, 50,000 में से 30 गए तो 20,000, 9 में से 6 गए तो कितने, 3,00,000, 3,20,000 ये हो जाएगा। इसी तरह इसमें से 12,60 में से 9,50, 60,000 में से 50,000 गए 10,000, 12 में से गए तो 3,10,000। यहाँ क्या आ रहा था, 3,10,000। दोनों को सरल करें तो ये 4 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 4 जीरो यहाँ कट जाएंगे। तो वयस्क और बच्चों का जो अनुपात आया वो कितना आया, 32:31 आया। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी को 31,500 को 31 और 32 के अनुपात में बांट देना है। और बांटकर हमें संख्या जो पूछी गई, किसकी पूछी गई है, बच्चों की संख्या। बच्चे जो है उनका अनुपात कितना है, 31। तो यहाँ अगर मैं बच्चों की संख्या निकालता हूँ कि बच्चे कितने हैं, तो हम कहेंगे वो कैसे निकलेगा कि बच्चों का अनुपात है 31, नीचे क्या लिखेंगे, अनुपातों का योग 63 इंटू बांटना किसको है, 31,500 को। देखिए इससे जब आप इसको काटेंगे तो ये डायरेक्ट कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है। पीछे क्या लग जाएंगे, 2 जीरो, 31 इंटू 5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 तियां 15, तो 155 आएगा और पीछे लग जाएंगे 2 जीरो। तो हम कहेंगे जो बच्चों की संख्या यहाँ पर वो कितनी है, 15,000
15,500 है, 15,500 जो कि हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन है। तो ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ध्यान रखिए, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको एक बार फिर से देखिएगा। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला सवाल में क्या कहा गया है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव जो है वो कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवालों को, तो ये सवाल एग्जाम्स में इसी तरह पूछा जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है प्रारंभिक मूल्य निकालने का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये मूल्य निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि कमी या वृद्धि कितनी है ये पता होना चाहिए परसेंट में, वो जो हमें दे रखी हो सवाल में, कमी वृद्धि बटा 100 प्लस माइनस कमी या फिर वृद्धि, इनटू कितना मूल्य दे रखा है और बटा में मात्रा में कितना बदलाव आ रहा है वो। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य हम निकालते हैं, कमी वृद्धि कितनी दे रखी है 20, बटा में 100 प्लस माइनस, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, 100 में से 20 गए 80, इंटू कितना मूल्य दिया हुआ है 600 रुपये, और इन 600 रुपये में मात्रा में कितना बदलाव आ रहा है, तो 10 किलो अधिक खरीद पा रहे हैं, तो नीचे आ जाएगा 10। देखिए इसको सरल करें तो ये 20 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, 0 से क्या हो जाएगा 0, ये इससे कट जाएगा 15 बार। तो इसका मतलब प्रारंभिक जो मूल्य आया वो तो कितना आ गया, 15 रुपये आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, भाव में कमी होने के बाद, कमी कितने की हो रही है 20%, कमी होने के बाद बताना है। तो कमी के बाद जो मूल्य है वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कमी के बाद जो मूल्य निकलेगा उसको हमें 20% कम करके निकालना है। तो अभी कितना है 15, इसको 20% कम कर देंगे, 20% कम करने का मतलब किससे गुणा करें, 80 बटा 100 से। ये 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 5 से कटा कितनी बार 3 बार, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 रुपये। तो 12 रुपये प्रति किलो। तो हम कहेंगे कमी के बाद जो मूल्य है वो 12 रुपये प्रति किलो है, और कमी होने से पहले जो मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य जो था वो कितना था, 15 रुपये था। तो हमसे पूछा है कमी के बाद, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 रुपये प्रति किलो, ये इसका सही उत्तर है। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला याद होगा तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या करा है, 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों और स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की जो है संख्या कितनी है। देखिए वो कह रहा है 12.5% अधिक, तो पहले इस 12.5 को समझेंगे। 12.5% का मतलब कितना होता है, इसका अर्थ होता है 1/8, और कह रहा है 12.5% अधिक है, अधिक का मतलब 8 पर 1 ज्यादा है, तो 8 से कितने हैं 9 है। तो कहा गया है किस में ज्यादा है, तो कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से ज्यादा है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, ये कतार और इस तरफ स्तंभ। तो कतार में स्तंभ से क्या है ज्यादा। तो अगर मैं कहता हूं कि 8 पर 9 है, इसका मतलब अगर स्तंभ में 8 व्यक्ति है, 8 बच्चे हैं, तो कतार में 8 से 1 ज्यादा होंगे, मतलब कितने होंगे 9 होंगे। तो अब स्तंभ है 8 और कतार में कितने हैं 9 बच्चे, तो हम कहेंगे टोटल अगर हम निकालें यहां से, इनका टोटल जो है कुल वो कितना आएगा, 9 इंटू 8 72 आता है। तो इसके अनुसार टोटल कितने बच्चे हैं 72। सवाल देखिए कितने का बोल रहा है, कि सवाल भी कितना बता रहा है कि बच्चे कितने 72। इसका मतलब 72 का मान कितना दे रखा है हमें, 72 दे रखा है। हमसे पूछा गया है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, कतार में कितने हैं 9, 9 की वैल्यू पूछी गई है। 9 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 72/72 इंटू 9, तो ये से कट जाएगा, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। 72 की 72 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 9। कुल कितने बच्चे हैं कतार के अंदर, तो हम कहेंगे 9 बच्चे हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कहा गया, एक परिवार के चावल मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12-17-3 के अनुपात में है। वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50% की वृद्धि की जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। परसेंटेज का क्वेश्चन है, कि हमने अलग अलग जो वस्तुएं उस पर अलग अलग बदलाव किए हैं, टोटल जो चेंज आ रहा है परसेंटेज में वो पूछा गया। कैसे निकालेंगे देखिए, तो इनमें जो अनुपात हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 12, 17 और 3 का, और फिर इनमें जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 20%, 30% और 50%। वृद्धि जो है परसेंटेज में हो रही है, तो क्योंकि ये हमें अनुपात दिया हुआ है, ये हमें क्या दे रखा है अनुपात, तो हम इसको 10 से गुणा कर लेते हैं। ये 10 से गुणा हम क्यों कर रहे हैं, 10 से गुणा करने पे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी सरल।
इसका मतलब है कि अभी जो खर्चा हो रहा है वो इतना हो रहा है 120, 170 और 130। हम कहेंगे जो टोटल खर्चा है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 200 और 120 कितने हो जाएंगे, 320। तो अभी जो टोटल खर्च हो रहा है वो हो रहा है 320। अब देखिए वृद्धि करते हैं। तो कहा गया है जैसे इनके मूल्य में, तो पहले कितनी वृद्धि हो रही है, 20%, है कितना 120। तो 120 का 20% बढ़ जाएगा, 10% कितना होता है 120 का 12, 20% कितना होगा 24। तो जो मूल्य है वो 24 बढ़ गया है, 120 से 24 बढ़ने का मतलब अब कितना हो रहा है 144 हो रहा है। इसी तरह ये कितना है 170, इसमें वृद्धि कितनी हो रही है 30%। तो 170 का 30%, 10% निकालेंगे तो कितना होगा 17, 30% निकालते हैं मतलब 3 गुना हो जाएगा, 17 × 3 = 51, 51 बढ़ जाएगा, 170 से 51 खर्चा बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा। इसी तरह ये है 30, इसमें वृद्धि हो रही है 50% की, तो 30 का 50% कितना होगा, मतलब आधा, 15, 15 बढ़ेगा, 15 बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा 45। तो अब नया खर्चा जो है अलग अलग देखने पर इतना आ रहा है, हमें देखना है कि अब टोटल खर्च कितना हो रहा है। तो इन सबको क्या कर लेंगे हम, प्लस कर लेंगे। प्लस करते हैं, देखिए 4 और 1 5, और 5 कितना 10, 0 एक हासिल लगेगी, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 कितने 11, 11 का मतलब एक हासिल 1, 2 और 1 3 और एक हासिल वाला 4। मतलब अब खर्चा कितना हो रहा है 410 हो रहा है, पहले कितना हो रहा था 320। तो देखिए खर्चे में वृद्धि कितनी हो रही है, तो हम कहेंगे कितनी वृद्धि हो गई 90 की, कितने पर 320 पे। इसको अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो हम कहेंगे 90/320 इंटू 100। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से तो 0 कट जाएगा, आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से कटेगा 8 बार, 4 से कटेगा 25 बार। आगे सरल करते हैं, तो 25 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा 225, और नीचे कितना है 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से भाग देने पर कितनी बार जाएगा, पहले बार 8 दूनी 16, पीछे कितना बचेगा यहाँ पर 6, 65 बनेगा, 8 8 64। तो 28% के आसपास आना चाहिए। अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है 28% वाला, तो 28% का एक ऑप्शन है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा 28 1/8%। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में क्या करा है, रामलाल दो धनराशियों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी तथा डी में क्रमशः 4 3 2 1 5 6 7 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए दो प्रकार से दो राशियों को बांटा गया है। पहला जो रेशियो कितना है 4 3 2 और 1। दूसरे को किस अनुपात में बांटा गया 5 6 7 और 8। और कहा गया है कि यदि दूसरा धन पहले धन से क्या है दो गुना है, ये वाला इससे क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए। देखिए अभी इनका आप टोटल करेंगे तो कितना आता है 4 3 7 7 2 9 और 1 10, इनका टोटल तो आ रहा है 10 पहले धन का। इसका टोटल देखते हैं तो 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 16, सॉरी 11 और 7 कितने 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे 24। इसका टोटल आ रहा है 24। सवाल कह रहा है कि दूसरा धन पहले वाले से क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए, लेकिन अभी ये डबल नहीं है, ये 24 है, ये कितना है 10। तो डबल कैसे किया जाए, डबल करने का तरीका ये है, मान लो कि इसको मैं 10 गुना कर दूं, इसको 10 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 240। तो दूसरा धन 240 है, तो पहला धन इसका क्या है आधा होना चाहिए, तभी ये इसका डबल होगा। आधा होने का मतलब ये कितना होना चाहिए 120, 120 होने का मतलब है इसको किससे गुणा कर दे 12 से, तो ये कितना बन जाएगा 120। तो ये 120 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, तो दूसरा वाला जो है पहले वाले से क्या हो जाएगा दोगुना। तो कहने का मतलब इस अनुपात को तो मल्टीप्लाई करना है किससे 12 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 10 से। ऐसा करने पर ये क्या हो जाएगा दूसरा धन पहले का डबल हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू 4 कितना 48, 12 तियां 36, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। 10 से करेंगे तो ये कितना बनेगा 50, ये कितना बन जाएगा 60, ये हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा 80। अब देखते हैं कि इनका टोटल कितना आता है, दोनों राशियों को मिलाकर सभी को कितने कितने मिलते हैं ABCD को। इनका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 98, इन दोनों का B का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 96, C का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 94, और इनका टोटल आ रहा है D का 92। तो हमें पूछा गया है सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। सबसे अधिक धन यहाँ देख पा रहे हैं किसको मिल रहा है 98 मिल रहा है पहले व्यक्ति को, मतलब ए को सबसे अधिक मिल रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है।
तो ध्यान रखना है कि हमें कुछ नहीं करना है। हमें कहा गया था दूसरा धन पहले का क्या है, दोगुना है, तो दूसरे वाले को पहले से डबल करना था। डबल करने के लिए इसको 12 से इसको 10 से गुणा किया, डबल हो गया, फिर हमने सबका क्या निकाल लिया टोटल, जिससे पता चल रहा है कि एक को जो है सबसे अधिक राशि मिल रही है। देखिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसका है, अनुपात का हमें दे रखा है। हमें कहा गया 60 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। देखिए पहले रेशियो कितना दे रखा है, 3:1 दिया हुआ है। बाद में ये कितना हो गया, 2:1 हो गया। हमें सवाल में कहा गया है कि इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। पानी और मिलाने का मतलब है कि पानी का जो मात्रा है, पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप देख पा रहे हैं पानी का अनुपात जो है सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन असल में तो पानी हम मिला रहे हैं, तो पानी का अनुपात क्या होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। हमने पानी मिलाया, पानी चेंज होगा, लेकिन दूध की जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, सेम। और दूध का अनुपात भी सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ सेम नहीं है। तो हम दूध का अनुपात क्या करेंगे, यहाँ पर सेम करेंगे। तो दूध का अनुपात सेम करने का मतलब क्या है कि यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको कर दो 3 से, तो दूध की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेम हो जाएगी। सेम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6, और ये कितना हो गया 2, यहाँ 6, और ये कितना हो जाएगा 3। तो अब देखिए दूध की मात्रा सेम हो गई, पानी की मात्रा क्या है, बदल गई है। देखिए पानी की मात्रा जो है कितनी बदल रही है, 1 से बदल रही है। इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू हमें बतानी है। हमें यहाँ टोटल दे रखा है मिश्रण कितना, 60 लीटर। अब हम अनुपात में देखें तो पहले टोटल में दूध कितना था, 6, पानी कितना है 2, 6 और 2 कितने 8। तो टोटल मिश्रण हमारे पास है 8 अनुपात में। सवाल कर रहा है ये कितना है, 60 लीटर। 8 की वैल्यू कितनी है, 60। कितना पानी मिला है ये बताना है। तो अनुपात के हिसाब से हम देखें तो हमने कितना मिलाया, 1, तो 1 की वैल्यू बतानी है। तो हम कहेंगे 60/8 इंटू 1। 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, 15 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7.5 बार। तो हम कहेंगे 7.5 लीटर जो है हमने क्या है, पानी और मिलाया, तो ये अनुपात जो है कितना हो गया, 2:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 लीटर। चलिए अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दो मिश्र धातुएं, इन दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्राओं में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या है। तो देखिए 2 है, पहली कितनी है 5 और 3 ए में, और दूसरी जो मिश्र धातु है बी, उसमें अनुपात कितना दे रखा है, 5 और 11। इन दोनों को हमने मिलाया और सी मिलाई जो है, सी मिश्र धातु बनाई, और सी में सोने और तांबे का अनुपात हमसे पूछा गया। मिलाने की जो मात्रा है वो क्या है, समान, इक्वल क्वांटिटी में हम मिला रहे हैं। तो अगर इक्वल क्वांटिटी में हम बात करें तो ए देखिए कितना है, 5 और 3 कितना 8, ये कितना है 11 और 5 कितना 16, ये 8 है ये 16 है। अगर मैं इसको डायरेक्ट मिलाता हूं तो ये बराबर मात्रा में नहीं मिलेंगी। इसका मतलब पहले इन दोनों को सेम करना है। तो ये 16 है ये 8 है, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये भी कितनी हो जाएगी 16। तो दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ए जो है उसको क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई, तो हम कहेंगे इन दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी बराबर, फिर हम इनको सीधा मिला सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो गया 6, यहाँ अनुपात कितना रहेगा 5:11। इसको बराबर करने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए ये कितना हुआ 10 और 6 16, ये 11 और 5 कितना 16, ये भी 16 ये भी 16। अब हम इनको मिला सकते हैं। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे जो सी मिश्र धातु बनेगी, उसमें जो गोल्ड और जो कॉपर है उसका रेशियो अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ से गोल्ड कितना मिल रहा है 10, यहाँ से गोल्ड कितना आ रहा है 5, तो टोटल गोल्ड कितना हो जाएगा 15। यहाँ से कॉपर 6 मिल रहा है, यहाँ से कॉपर मिल रहा है 11, दोनों को मिलाएंगे तो कॉपर कितना हो जाएगा 17। तो हमने कहा जो नई मिश्र धातु बनेगी, नया जो एलॉय बनेगा सी, उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना हो जाएगा 15 और 17। तो क्या कहा गया था, इस समान मात्रा में मिलाना है। तो हमने दोनों की मात्रा को, टोटल जो क्वांटिटी उसको सेम किया, और फिर दोनों को क्या किया प्लस किया। गोल्ड को गोल्ड के साथ प्लस किया, कॉपर को कॉपर के साथ, तो रेशियो कितना आया 15 और 17। इसका सही आंसर कितना होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 15:17। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में क्या करा है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3% दूसरे द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है। तो एक रिलेशन हमें दे रखा है, देखिए पहले का 33% दूसरे का 50% के बराबर है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ये पहला व्यक्ति, इसका कितना परसेंट 33 सही 1/3 का मतलब होता है
1/3 भाग, 1/3 पार्ट। ये किसके बराबर है? दूसरे व्यक्ति के उत्पादन का 50। दूसरा जो व्यक्ति है सेकंड वाला, इसका 50%। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। हमें कहा गया है कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है, तो दूसरा कितना बना रहा है? 1500। तो सेकंड वाले की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट वाले की पूछी है। इसका मतलब सेकंड वाला बना रहा है 1500, तो यहाँ कितना लिख दो? 1500 इंटू 1/2। 2 से इसको काटें तो 1500 का आधा हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 750। और 750 इंटू क्या करेंगे? 3 करेंगे, तो पहले वाले की जो पेंच बनाने की संख्या है वो मिल जाएगी। तो 3 इंटू 75 करना है। 75 इंटू 3 कितना होता है? 225। पीछे लग जाएगा 0। इसका मतलब जब दूसरा व्यक्ति जो है कितना बना रहा है? 1500 बना रहा है, तो पहला व्यक्ति जो है वो कितना बनाएगा? 2250 बनाएगा। ये इसका सही उत्तर है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहा गया है। अगले सवाल में सिक्कों वाला सवाल हमें दे रखा है। क्या दिया हुआ? देखिए, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। मूल्यों के अनुपात हमें दे रखे हैं 13, 11 और 7, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी। तो हमें जो रेशियो दिया हुआ है वो किसका दे रखा है? वैल्यू का। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 3 प्रकार की राशियां हैं, और वैल्यू का रेशियो दे रखा है मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात जो है वो कितना है? 13, 11 और 7 है। और सिक्कों की संख्या में दे रखी है, तो हम यहाँ से कॉइन्स निकालेंगे। सिक्के कितने? देखिए सिक्के कैसे निकलेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 1 रुपये के सिक्कों से आपके पास टोटल 13 रुपये बन रहे हैं, तो सिक्के कितने होने चाहिए? तो आप कहेंगे 13 सिक्के होने चाहिए। मैं आपसे कहूँ 50 पैसे के सिक्कों से टोटल 11 रुपये बन रहे हैं, तो 11 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? तो हम कहते हैं 1 रुपये के लिए कितने चाहिए? 2 सिक्के चाहिए। तो 11 के लिए कितने हो जाएंगे? 22 सिक्के। 22 सिक्के आपके पास होने चाहिए, तब 11 रुपये बनेंगे। इसी तरह 25 पैसे के सिक्कों से आपके पास मूल्य बन रहा है 7 रुपये बन रहा है। इसका मतलब 1 रुपये के लिए आपको कितने सिक्के चाहिए? 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए। तो 7 रुपये के लिए कितने चाहिए? 7 इंटू 4 28 सिक्के। तो ये सिक्कों की संख्या मिल रही है। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो ये कितना आता है? देखिए 28 और 22 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 50। 50 और 13 कितने? 63। तो कुल सिक्के कितने आ रहे हैं? अनुपात के अनुसार देखें तो 63। सवाल कह रहा है कि टोटल सिक्के कितने? 378। तो इसका मतलब 63 की वैल्यू कितनी है? 378 है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने आ रहे थे? 22। 22 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 378 अपॉन 63 इंटू 22। 22 इसको आप जब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो ये 63 से डायरेक्ट कट रहा है कितनी बार? 6 बार। 63 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 378। और 22 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना आएगा? 132। तो इसका मतलब 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 132 होगी, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 3 साझेदार है ए, बी और सी। व्यापार का लाभ जो है इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना क्या है? बराबर है। तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात बताना है। तो देखिए क्या कहा गया? ए के भाग का 4 गुना मतलब 4A समान है किसके? बी के भाग का 6 गुना, बी का 6 गुना, और सी के भाग का 11 गुना, तो 11C। ये हमें दिया गया कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 11 गुना समान है। ए बी सी का अनुपात बताना है। तो यहाँ से देखिए ए बी सी का अनुपात कैसे निकलता है। जब भी आपको बराबर के रूप में क्या दिया जाए? रिलेशन या संबंध दिया जाए और अनुपात पूछा जाए, तो निकालने का तरीका क्या है? तो मैं ए की वैल्यू कैसे लिखूंगा? ए के पास में या मल्टीपल में जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके लिखना है। तो जैसे 4 लिखा है तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4। रेसिप्रोकल का मतलब है व्युत्क्रम करना है। इसी तरह सेकंड वाला क्या है यहाँ पर? बी। बी के पास में लिखा गया है 6। 6 का व्युत्क्रम 1/6 और 11 का व्युत्क्रम 1/11। इसको अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। इसको सरल करते हैं, देखते हैं अनुपात क्या आता है। सरल करने का तरीका क्या है कि जैसे इसको मुझे यहाँ आंकड़ा लिखना है, तो इस संख्या को इसके नीचे वाली छोड़कर बाकी दोनों रेशियो से हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो इस एक को 6 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 66। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को छोड़कर बाकी दोनों नीचे वाले नंबर से, तो 4 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 44। और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 11 को छोड़कर बाकी 6 और 4 से, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 24। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये किससे कट जाएंगे? सारे के सारे 2 से काट दे। 2 से ये कटेगा 33 बार, 2 से ये कटेगा 22 बार और 2 से ये कटेगा 12 बार। तो जो अनुपात हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 33, 22 और 12।
ये हमारा सही उत्तर होगा, जो कि कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है, 33, 22 और 12। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इक्वल टू की फॉर्म में रिलेशन दिया जाए, उससे अनुपात कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक व्यापार में 3 साझेदारों ने लाभ का अनुपात 5, 7, 8 के अनुपात में है। इनका धन 14, 8 और 7 महीने के लिए निवेशित रहा। पूंजियों का अनुपात क्या है। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। आपको पार्टनरशिप के अंदर एक रिलेशन पता होना चाहिए कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीपल में होता है। लाभ का अनुपात निवेश और समय के जो है गुणा के रूप में होता है। इसी तरह अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो टाइम को हम नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे मिलता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट अपॉन में टाइम करके अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हमें किसका रेशियो मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का। तो इसी तरह से हमसे यहाँ क्या पूछा गया, पूंजियों का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो कैसे मिलेगा, तो 3 साझेदार है तो लाभ क्या है, तो पहले साझेदार का लाभ कितना है, 5 बटे उसका टाइम कितना है, 14 महीने, तो 5/14। इसी तरह दूसरा साझेदार का लाभ कितना बताया गया, 7/8 महीने। और तीसरा जो है उसका क्या है, 8/7 महीने। तो ऊपर प्रॉफिट नीचे टाइम। इसको सरल करेंगे तो हमें किसका अनुपात मिलेगा, निवेश का, पूंजियों का जो निवेश था, कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट था उसका रेशियो मिलेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सेम उसी तरीके से, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर को छोड़कर बाकी दोनों नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 5 × 8 × 7। 8 यहाँ देखते हैं, 7 को किससे करेंगे, 8 को छोड़कर 14 और 7 से, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 7 से। और ये तीसरा नंबर लिखना है तो 8 को मल्टीप्लाई करना है 7 को छोड़कर 14 और 8 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 8 से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम बात करें, पहले 2 से काट देते हैं, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, 2 से ये कट जाएगा 7 बार, और 2 से यहाँ काट देते हैं इसको 7 बार। फिर अगर हम काटें तो देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से ये 7 कटेगा, ये 7 कट गया, ये 7। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। देखिए सरल करने पे क्या आता है, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। यहाँ 7 × 7 बचेगा 49, और यहाँ बचेगा 8 × 8 64, 64। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो में मिला वो कितना मिला, 20, 49 और 64, 20, 49 और 64, जो कि हम देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन। दूसरा उत्तर जो है ये हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में क्या करा है, ए ने एक व्यापार प्रारंभ किया। आरंभ से 4 माह बाद बी और सी व्यापार में शामिल हो गए। एबीसी द्वारा जो निवेश का अनुपात है वो दे रखा है हमें 6, 11 और 12। यदि वार्षिक लाभ में सी का लाभांश ए के लाभांश से 720 रुपये अधिक था तो हमें कुल वार्षिक लाभ कितना ये बताना है। तो देखिए प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रॉफिट का क्या दे रखा है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम पहले जो है लाभ उसका अनुपात निकालते हैं। अभी हमने बात की थी प्रॉफिट का रेशियो किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, निवेश गुणा समय के। तो देखिए पहले व्यक्ति ए जो है, ए का निवेश कितना है 6, इनटू ए का टाइम कितना है, यहां लिख लेते हैं ए, बी और सी। तो ए का निवेश कितना है 6, ए का टाइम कितना है, तो ए ने व्यापार प्रारंभ किया है और अंत तक था, वार्षिक लाभ दे रखा मतलब पूरे साल के लिए था, तो उसने 12 महीने तक काम किया है, तो उसका टाइम कितना है 12 महीने। इसी तरह बी का निवेश कितना है 11, और कहा गया है बी और सी 4 माह बाद आए, इसका मतलब साल में से 4 महीने क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कितने महीने, 8 महीने। तो बी ने 8 महीने के लिए निवेश किया। और इसी प्रकार सी का निवेश 12 है और उसने भी 8 महीने के लिए ही निवेश किया है, क्योंकि सी भी 4 माह बाद आया है। इसको सरल कर लेते हैं। तो देखिए 4 से काट देते हैं, 4 से ये कट जाएगा 3 बार, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार। 2 से काट देते हैं, 2 से ये कटेगा 3 बार, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट का जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 3 तियां 9, यहाँ 11 और यहाँ 12। ये है प्रॉफिट का रेशियो। और हमें कहा गया है सी का लाभांश, सी का जो प्रॉफिट है वो ए के प्रॉफिट से 720 रुपये अधिक है। तो चेक करिए सी का प्रॉफिट ए से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। और ये जो 3 है इसकी वैल्यू हमें 720 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 720 है। हमसे क्या पूछा गया, टोटल प्रॉफिट क्या है। तो टोटल प्रॉफिट मतलब सबको मिलाकर, तो 11 और 9 हो जाएंगे 20, 20 और 12 कितने, 32, 32 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 32 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 720/3,
इंटू 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3 से इसको काटते हैं, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 24 बार, और पीछे क्या लग जाएगा, 0। तो ये बनेगा 240 इंटू 32। 240 को 32 से गुणा करेंगे। देखिए 240 में 24 को पहले 30 से करेंगे। 24 को जब मैं 30 से करूंगा तो 24 तियां कितना होता है, 72, 720 आएगा। और फिर 24 को करेंगे 2 से, वो कितना आ जाएगा, 48। 720 प्लस 48 करते हैं तो 720 प्लस 48 जो है वो कितने हो जाएंगे, 768। और पीछे क्या लग जाएगा, 0। तो ये बनेगा 768 और पीछे लग जाएगा 0। 7680 ये हमारा टोटल प्रॉफिट होगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो 7680 हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये बतानी, रेट बतानी, और हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल और टाइम दे रखा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं ए ने बी को 5000 रुपये दिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एसआई का फॉर्मूला PRT/100। तो यहाँ मूलधन कितना है, 5000 रुपये, रेट हमें नहीं पता, टाइम कितना है, 2 साल बटे 100। ये पहले 20 से मिलने वाला ब्याज। इसी तरह प्लस दूसरे से कितना मिल रहा है, 3000 रुपये दिए आर की रेट से 4 साल के लिए, ये दूसरे से हमें ब्याज मिला, और दोनों को मिलाकर टोटल ब्याज कितना दे रखा है, 2200 रुपये दिया हुआ है। इन दोनों को सरल कर लेते हैं तो ये कितना होगा, 50 इंटू 2 100 आर, प्लस ये यहाँ काटागा 30 इंटू 4 120 आर बराबर 2200। दोनों को प्लस करेंगे तो 220 आर बराबर हो जाएगा 2200। 220 से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो हम कहेंगे जो रेट है वो कितनी आ जाएगी, 10%। तो ये इसका क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा। रेट आ जाएगी कितनी, 10%, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में कहा गया, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से कितनी रह गई, 7/3/4% जो है, इतनी गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय 61.5 रुपये कम हो गई। तो ब्याज की रेट कितनी, 7/3/4% जो है होने पर उसको कितने की कमी मिल रही है, या ब्याज कितना कम मिल रहा है, 61.5, 61.5 रुपये कम मिल रहा है। तो वार्षिक पूंजी, सॉरी उसकी जो पूंजी है वो कितनी है, ये हमसे पूछा गया। देखिए जब आपका ब्याज दर है 8% से इतनी हो गई, इसका मतलब कितनी कम हुई है, देखिए 1/4%। रेट कितनी कम हुई, 1/4%। इस वजह से जो उसकी आय है वो कितनी कम हो गई, 61.5%। तो हम कहेंगे 1/4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 61.5 रुपये। पूंजी का मतलब टोटल कितना होता है, 100%। 100% हमें निकालना है, तो हम कहेंगे 61.5 डिवाइड में क्या आएगा, 1/4 इंटू क्या करेंगे, 100। हम जानते हैं ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इसको यहाँ से हटा के हम ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 10। 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 615 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 600 को जब 4 से करेंगे तो 6 चौक 24, 2400 बनेगा, और 15 इंटू 4 15 चौक 60, तो 2460, 2460 ही आएगा, और एक 0 और है, तो ये हो जाएगा 24,600। तो हम कहेंगे जो पूंजी थी वो कितनी है, 24,600 है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल ये है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो साधारण ब्याज के इस प्रकार के सवाल काफी पूछे जाते हैं, सरल सवाल होते हैं। कैसे करना है, ध्यान से देखना कि 20 साल में क्या हो रहा है, दुगुना। तो मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया था, कितने रुपए थे, 1 रुपये थे, और वो 20 साल में कितने हो गए, डबल हो गए। कितने साल में, 20 साल में 1 से 2 हो गए। तो 20 साल में जो है 1 से 2 हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जरा देखो। 1 से 2 होने का मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, 1 रुपया। तो हमें ब्याज जो मिला ऐसा ही मिला, वो कितना मिला, 1 रुपये मिला। सवाल करा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। ये धन कितना है, 1, हमें ये कितना चाहिए, 3 गुना चाहिए। तो 3 गुना तब होगा जब हमें ब्याज कितना मिले, 2 रुपये मिले। 1 से 3 होने का मतलब 1 + 2 होगा तभी 3 बनेगा। तो ब्याज कितना मिला हमें, 3, सॉरी 2 रुपये। तो ब्याज 2 रुपये मिलेगा, तब आपकी राशि कितनी गुना होगी, 3 गुना। 1 रुपया ब्याज कमाने में कितने साल लगते हैं, 20 साल। तो 2 रुपये ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे, 40 साल।
तो हम कहेंगे 40 साल में जो राशि है वो कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, 40 वर्ष। ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका एक भाग 12% साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है, ये हमसे पूछा गया। देखिए टोटल कितने हैं, 30,000 रुपये, टोटल यहाँ हमें दे रखे हैं 30,000 रुपये। पहला भाग 12% की रेट पर 2 साल, दूसरा भाग 10% की रेट पर 2 साल। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि 10% की रेट पर, या सर पहले 12% है, 12% 2 साल के लिए, तो 12% 2 साल का मतलब क्या है कि पहले साल 12%, दूसरे साल 12%, टोटल ब्याज कितना लगेगा, 24%। तो पहले केस में टोटल ब्याज लग रहा है 24%। इसी तरह दूसरे केस में बात करूं तो 10% 2 साल के लिए, तो 10% 2 साल का मतलब कितना ब्याज लगेगा, 20% ब्याज लगेगा। तो एक बार ये मान लेता हूं कि मान लीजिए कि ये पहला भाग है, ये क्या है, दूसरा भाग, ब्याज किस पे लग रहा है, 30,000 रुपये पर। तो अगर मैं मान लेता हूं कि पूरे के पूरे 30,000 रुपये जो है उस पर 24% ब्याज लगता, पूरे 30,000 पे कितना लगता, 24%, तो हमारा ब्याज कितना होता, तो 30,000 का 24%, 24 यहाँ कितना, 72, और ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि परसेंट है इसीलिए, तो हम कहेंगे 7200 रुपये। तो ब्याज कितना मिलता, 7200 रुपये मिलता, जब पूरे 30,000 रुपये को 24% पर देते। दूसरे केस में अगर मैं ये कहूं कि पूरे 30,000 रुपये 20% पर दिए जाते, पूरे 30,000 किस पे देते, 20% पे, तो 30,000 का कितना निकलता, 20%, तो 30,000 का 20% मतलब 3 दूनी 6, 6,000 रुपये आता, तो ब्याज मिलता 6,000 रुपये। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, पूरे 30,000 को ना 24 पे दिया गया ना ही 20 पे दिया गया, दोनों के कुछ हिस्से किए गए, 2 हिस्से किए गए, एक को 24 पर और एक को क्या दिया गया, 20 पर। और ऐसा करने पर जो हमें राशि मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 36,480। कहने का मतलब 30,000 जो थे वो 36,480 हो गए, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे 6,480 एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, दोनों को मिलाकर ब्याज मिल रहा है। तो दोनों को मिलाकर जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 6,480 रुपये है, ये दोनों को मिक्स करके। तो हम कहेंगे अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो इनके डिफरेंस से मुझे क्या मिलेगा, दोनों जो भाग है उसका अनुपात मिल जाएगा एलिगेशन वाले तरीके से। इन दोनों का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, 480, और 7,200 में से 6,480 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा, यहां से बचेगा 520 और ये 200 मतलब 720, यहाँ डिफरेंस आएगा 720। सरल करें, ये कट जाएगा, 24 दूनी 48, 24 यहाँ कितना होता है, 72। तो हम कहेंगे दोनों भागों का अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। तो 30,000 को, ये जो 30,000 है इसको हमें 3:2 में बांटना है, 30,000 को 3:2 के रेशो में बांट देना है। और हमसे क्या पूछा गया, 12% की दर पर ली गई राशि, 12% वाला कौन सा था, पहला, ये हमें बताना है, पहला भाग बताना, मतलब 2 की वैल्यू हमें बतानी है। और यहाँ 2 की वैल्यू, सॉरी, अनुपात जो है वो कितना है, 2:3 है, 2 की वैल्यू हमें बतानी। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 का भाग देंगे 30,000 में, तो 5 का भाग जो है अगर 30,000 में देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, 6,000, 6,000 इंटू 2 करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12,000, और ये हो जाएगा 6 18,000। तो हम कहेंगे जो पहला भाग है वो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन, ये इसका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले सवाल में कहा गया है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज से 225 रुपये कम है, राशि क्या है ये बतानी। तो हमें कहा गया है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज उनका एक तरह से क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, 225 रुपये कम है, इसका मतलब डिफरेंस हमें दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे समझिए। तो राशि कितनी है हमें नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि जो राशि है वो कितने रुपए है, 100 रुपये है। अब इसके ऊपर हमें एसआई भी लगाना है और सीआई भी लगाना है। पहले हम एसआई की गणना करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। कैसे, 8% प्रति वर्ष 2 साल के लिए, तो 8 दूनी कितना, 16% ब्याज लगेगा, तो 100 का 16% कितना होगा, 16 रुपये, तो एसआई तो बनेगा 16 रुपये 2 साल का। इसी तरह अगर मैं इसी के ऊपर सीआई निकालता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज निकालता हूँ, जो कि कितना है 10% की रेट से, तो इस पर सीआई की गणना हम कैसे कर सकते हैं, अब अलग अलग वर्षों के हिसाब से कर लें कि पहले साल फर्स्ट ईयर जो है वो क्या लगेगा, 100 रुपये के ऊपर 10% लगेगा जो कि 10 रुपये बनेगा। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, इसके ऊपर 10% तो लगेगा 10 रुपये, प्लस ब्याज पर ब्याज और लगेगा। पिछले साल का ब्याज था 10, 10 के ऊपर 10 रुपये, 10% और मतलब 1 रुपया,
टोटल 11 रुपये। तो पहले साल का ब्याज 10, दूसरे साल का 11, 2 साल का टोटल कितना, 21 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि एसआई तो लग रहा है 16 रुपये, सीआई लग रहा है 21 रुपये, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 रुपये। और ये डिफरेंस हमें किसके बराबर दे रखा है, 225 रुपए के, मतलब 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 225। हमें पूछा गया है राशि कितनी, मतलब 100 की वैल्यू पूछी गई है, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 225 बटे 5 इंटू 100, 5 से ये काटते हैं, पहले कटेगा 4 बार 20, फिर कटेगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 4500। तो हम कहेंगे जो धनराशि है, जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4500 हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अगला सवाल करेंगे। यहां देखिए क्या कहा गया, एक स्कीम ए में एक निश्चित धनराशि को 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त ब्याज समान धनराशि को दूसरी स्कीम बी में समान अवधि के लिए निवेश करने पर प्राप्त ब्याज से 450 रुपये अधिक है। तो 2 अलग अलग स्कीम है जिसमें हमने निवेश किया, तो जो ब्याज का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 450 रुपये। अब स्कीम ए एवं बी में क्रमशः 30% और 20% जो है ब्याज लगाया जा रहा है, और 30% और 20% हमें रेट दे रखी है, और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के रूप में अदा किया जा रहा है। तो जो ब्याज लग रहा है वो कैसा लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो जो प्रत्येक स्कीम में निवेशित धनराशि कितनी है, तो हमें बतानी है कि जो हमने राशि निवेश की है दोनों स्कीम के अंदर वो कितनी कितनी है। दोनों में बराबर हमने निवेश किया है, तो दोनों की मात्रा बराबर आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। और टाइम हमें कितना दे रखा है, 2 साल। धनराशि कितनी है हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, उसको फिर से 100 माना। अब देखिए पहले केस में और दूसरे केस में क्या है, यहाँ है स्कीम ए, यहाँ है स्कीम बी। स्कीम ए में ब्याज कितना मिल रहा है, 30%। कितना मिल रहा है हमें, 30%, और टाइम कितना है, 2 साल। तो स्कीम ए में देखिए हम ब्याज निकालते हैं, चक्रवर्ती निकालना है तो मैं पहले साल का ब्याज निकालूंगा। तो पहले साल कितना है, 100 रुपये, 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 रुपये। दूसरे साल क्या होगा, मूलधन पे तो लगेगा 100 का 30% तो लगेगा 30, प्लस पिछले साल का जो ब्याज है 30 रुपये, उस पर फिर से 30% लगेगा। 30 का 30%, 3 तिया 9 रुपये और लगेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 30 30 60 और 9 कितने हो जाएंगे, 69। तो पहली स्कीम से जो ब्याज मिला वो कितना है, 69। इसी तरह दूसरी स्कीम की बात करें, दूसरी स्कीम में ब्याज कितना मिल रहा है, 20%। तो अब इसमें निकालते हैं, तो इसका 20% निकालेंगे पहले साल। 100 का 20% कितना, 20। दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूँ तो 20 तो बनेगा, प्लस 20 पर फिर से 20% ब्याज लगेगा। 20 का 20% मतलब 2 दूनी 4, 4 रुपये। टोटल कितना बनेगा, 40 और 4 44 रुपये। तो दूसरी स्कीम में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 44। पहले में 69, दूसरे में 44। देखिए डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 5 और ये 2, 25। तो जो डिफरेंस आ रहा है 25 का आ रहा है, जो हमें कितना दे रखा है, 450 के बराबर। मतलब 25 की वैल्यू कितनी है, 450 है। हमसे क्या पूछा गया, प्रत्येक स्कीम में हमने कितना निवेश किया, कितना निवेश किया, 100। तो 100 की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा, 450 बटे 25 इंटू 100। 25 से इसको काटेंगे, 4 बार कटेगा। 45 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 45 का डबल करेंगे 90, उसका डबल होगा 180। 180 तो ये आ जाएगा, पीछे एक जीरो लग जाएगा, मतलब कितना हो गया, 1800। इसका मतलब हमने जो प्रत्येक स्कीम में जो राशि निवेश की है उसका मान कितना है, 1800 है। उसकी वैल्यू हो जाएगी 1800। ये इसका सही आंसर हुआ। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी। हमें चक्रवर्ती ब्याज का सवाल दे रखा है, क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया। कैसे निकालेंगे टाइम, समझिए। हमें रेट दे रखी है 12%, और हम ब्याज कैसे जोड़ रहे हैं, अर्धवार्षिक। इसका मतलब जो रेट जो है वो 12% क्या है, 1 साल की है। अर्धवार्षिक जोड़ने का मतलब हमें आधे साल की चाहिए। तो 12% 1 साल की, तो आधे साल की कितनी होगी, 6%। 6% का मतलब 6/100। काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/50। तो हम कहेंगे 50 पर कितना ब्याज, 53 रुपये। तो हम इसको इस प्रकार लिखाएंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, इसका रेशियो निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 50, तो अमाउंट कितना हो रहा है, 53 हो जाएगा। 50 पर 3 रुपये ब्याज मिलाकर। अब ये कितनी बार हो रहा है ऐसा हमें पता नहीं है, क्योंकि हम टाइम नहीं जानते, तो हम इसकी पावर क्या लगा लेते हैं, n। अमाउंट हमें दे रखा है कितना, 2809। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दो, प्रिंसिपल कितना है, 2500। ये हो जाएगा 53/50। पावर कितनी, n।
अब आप ये देखिए कि यहाँ इसकी पावर में क्या लगाऊं कि ये आ जाए। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि 50 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 2500। ये इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर होने का मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। n की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या है कि ब्याज की गणना, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया गया कितनी बार किया गया साल के अंदर, 2 बार किया गया। तो 2 बार करने का मतलब है कि 2 हाफ ईयर की बात हो रही है। क्या है, 2 हाफ ईयर्स, क्योंकि हम अर्धवार्षिक रूप से जो है ब्याज की गणना कर रहे हैं। तो इसका मतलब दो बार, 2 6 6 महीने से गणना की गई है, तो 2 बार 6 महीने, 6 महीने 6 महीने, 2 बार 6 महीने का मतलब जो टाइम है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 साल, 1 ईयर। तो हम कहेंगे जो टाइम यहाँ होगा, जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 1 साल लगेगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420, 3 साल में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी, ये बताना है। देखिए कितने कहा गया है कि 2 साल के अंदर, 2 साल में कितने हो रही है, 2420 रुपये हो रही है। और 3 साल में जो अमाउंट दिया गया है, राशि कितनी हो रही है, 2662। तो हम ये देखेंगे कि 1 साल का जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 से 3 मतलब कितने का गैप है, 1 साल का गैप है। तो यहाँ से यहाँ जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो 62 में से 20 गए कितने, 42, 26 में से 24 गए मतलब 242 रुपये ब्याज बना। कितने पर बना, 2400 पे। तो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, कितने परसेंट ब्याज लगा, 242/2420 इंटू क्या, 100। ये इससे सीधा कटेगा 10 बार, ये जीरो कट जाएगा, कितना आ गया, 10%। तो हम कहेंगे जो ब्याज है उसकी दर कितनी है, 10% है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज 120, चक्रवर्ती ब्याज 129 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये हमसे पूछी गई है। हमें साधारण ब्याज भी दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज भी दे रखा है, 2 साल का। हमें रेट पूछी गई है। ऐसे सवालों में रेट कैसे निकलेगी, तो समझिए। एक तरफ मैं लिखूंगा SI, यहां हम क्या लिख लेते हैं, CI। 2 साल का SI 120 रुपये। साधारण ब्याज हमेशा हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। अगर 2 साल का SI जो है वो हमें 120 दे रखा है, तो हम कहेंगे पहले साल का कितना हो जाएगा, 60, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि बराबर होगा। तो 2 साल का टोटल कितना हो जाएगा, 120। अब चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 129। जो CI है, चक्रवर्ती ब्याज है, वो हर साल बराबर नहीं होता, हर साल क्या रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो हम यहाँ से अब डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कितना कितना जो है चक्रवर्ती ब्याज होगा पहले और दूसरे साल। ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले साल का, फर्स्ट ईयर का SI और CI वो दोनों क्या होते हैं, सेम। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब हमें ये पता है कि पहले साल का SI जो है वो कितना है, 60। तो CI जो है वो भी कितना होगा, 60 होगा। दूसरे साल से ये क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि पहले साल का CI अगर 60 है, 2 साल का टोटल कितना है, 129। इसका मतलब 129 में से पहले साल का ब्याज निकाल देंगे तो किसका आएगा, दूसरे साल का ब्याज। तो 129 में से 60 रुपये कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 69। तो हमें ये पता चल गया कि दूसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 69 है। पहले साल का 60, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 69। अब आप ये देखिए कि पहले साल का CI तो 60 था, दूसरे साल का 69 है। ये 9 रुपये ज़्यादा है। ये 9 रुपये ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में क्या लगता है, पिछले साल के ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो 9 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये पिछले साल जो 60 रुपये ब्याज है इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ है। तो 9 रुपये इंटरेस्ट जोड़ा गया कितने पर, 60 पे, इंटू क्या करेंगे, 100। तो ये हमें वैल्यू परसेंटेज में मिल जाएगी। 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 15। तो हम कहेंगे 15% ब्याज जो है जोड़ा गया। इसका मतलब रेट 15% रही होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, 15% जो है हमारी रेट हो जाएगी। अगला सवाल देखिए। अब जो सवाल दिए गए ये किस पर सवाल है, हमारे DI के ऊपर सवाल पूछे गए। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस पूछे गए। ग्राफ वाले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या कहा गया। तो 32 और 33 के लिए निर्देश दिए गए। क्या कहा गया, एक कंपनी के 5 यूनिटों द्वारा निर्मित M और दोषपूर्ण D वस्तुओं को संख्या हजारों में दी गई है। तो एक कंपनी कितनी चीजें मैन्युफैक्चर कर रही है और उसमें से कितनी डिफेक्टिव है, इसका आंकड़ा हमें दे रखा है। तो अलग अलग यूनिट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अलग अलग जो है ईयर के हिसाब से हमें आंकड़े दे रखे हैं।
ग्राफ को समझेंगे पहले और फिर देखते हैं इस पे सवाल क्या पूछा गया। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया हमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनिट 4 द्वारा निर्मित वस्तुओं में से किस वर्ष दोषपूर्ण वस्तुओं का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो 4 द्वारा इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये जो यूनिट 4 है इसमें क्या बताना है हमें कि किस वर्ष के अंदर दोषपूर्ण जो डिफेक्टिव वस्तुएं हैं, डिफेक्टिव जो आइटम है उसका परसेंट मैक्सिमम कब था, किस साल में जब सबसे ज्यादा परसेंट में जो है डिफेक्टिव आइटम बने हैं, उसका आंकड़ा दे रखा है। इसके लिए हमें सभी को कैलकुलेट करना है, तो हमें सिर्फ कौन सा आंकड़ा देखना है। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, 5, 6, 7 और 9। तो इन्हीं सालों का जो हम डाटा चेक करेंगे, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग देखते हैं, देखिए कितना कितना आता है। सबसे पहले हम 2005 का जो आंकड़ा है उसको समझते हैं। 5 में कितना था, तो अगर मैं 2005 की बात करूं यहाँ से, तो यहाँ मैन्युफैक्चर कितनी हो रही है 56, उसमें से डिफेक्टिव कितनी है 21। इसका मतलब 21/56 इंटू 100 इतने डिफेक्टिव है। इसी तरह अगर मैं 2006 के आंकड़े की बात करूं, तो 2006 में आंकड़ा कितना है, 63 में से 24 डिफेक्टिव है। 24 डिफेक्टिव है कितने में से, 63 में से, इंटू 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज आएगा डिफेक्टिव का। इसी तरह दूसरा है, अगला तीसरा ऑप्शन है 2007। 2007 का आंकड़ा देखिए कितना है, 2007 का आंकड़ा कितना है 30, कितने में से 68 में से डिफेक्टिव है, इंटू क्या करेंगे 100। और 2009 का आंकड़ा अगर हम देखें, तो 2009 में देखिए 27 डिफेक्टिव है, कितने में से 48 में से, इंटू 100। अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या है, कुछ नंबर्स मिलेंगे और उसमें जो मैक्सिमम है, सर्वाधिक है, वो हमें बताना है। यहाँ से आगे सॉल्व करने का जो तरीका है उसको समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ एक एक सॉल्व करेंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो कैसे आइडिया लगाते हैं ऐसी कैलकुलेशन में, तो ध्यान से समझना। देखिए क्या लिखा गया, हमें इसका परसेंटेज निकालना है। जैसे नीचे नंबर कितना है 56, आप 56 का हाफ करिए, मतलब 50% निकालिए। 56 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो वो कितना आता है 28, 28। और ऊपर का नंबर जो है वो कितना है 21। इसका मतलब 28 से ये कम है, 28 होता है 50%, तो इसका मतलब है कि 50% से क्या है लेस। तो इसका जो आंसर आएगा वो 50% से कम आएगा, लेस देन 50% होगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरह अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं 68, 68 का हाफ कितना होता है 34, ऊपर लिखा है 30, मतलब ये भी क्या है 50% से कम है, इसमें भी आंकड़ा 50% से कम आएगा। इसकी बात करें 63, तो 63 का जो हाफ होता है वो कितना होता है 31.5, ऊपर कितना लिखा है 24, इसका मतलब ये भी 50% से कम है, ये भी 50% से क्या है कम है। और फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें देखिए लिखा है 48, 48 का आधा होता है 24, ऊपर लिखा गया है 27, मतलब 24 से ज्यादा, इसका आंसर होगा 50% से ज्यादा। तो जब हमने मोटा मोटा जो है एक एजम्पशन लगाया, एक जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, तो पता चला कि बाकी 3 जो ऑप्शन है उसमें वैल्यू 50% से कम आ रही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में वैल्यू क्या आएगी 50% से ज्यादा। 50% से ज्यादा आ रही है और हमसे यही पूछा कि सर्वाधिक किसमें है, मैक्सिमम किसमें है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम जो है किसमें हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन होगा। 2009 में जो डिफेक्टिव है वो मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में क्या है, परसेंट चेंज में सबसे ज्यादा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में क्या कहा गया, अगले सवाल में हमसे पूछा गया, ग्राफ वही है, सवाल ये है, दिए गए वर्षों में यूनिट 2 से दोषपूर्ण वस्तुओं की औसत संख्या कितनी है। तो दिए गए वर्षों में हमें क्या बताना है, सेकंड यूनिट में जो डिफेक्टिव है उसका हमें क्या बताना है, एवरेज। तो सेकंड यूनिट ये वाली और डिफेक्टिव आइटम है ये वाले, इनका एवरेज निकालना है। इनका एवरेज निकालने का मतलब क्या है, पहले सबको जोड़ना है और फिर जितनी संख्या है उसका भाग देना है। तो सब ये सब सम करते हैं, सबका सम करें। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 तो ये हो गए 70, और ये 10 मिलकर 80, 5, 3, 8 और 2 10, 80, और 10 कितने हो जाएंगे 90। तो सम तो कितना आया 90। डिवाइड कर देंगे संख्याओं का, कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का भाग देंगे कितना आएगा 15। तो जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 15, क्योंकि आंकड़े किसमें है हजारों में, तो हम कहेंगे ये कितना होगा 15,000 होगा, 15,000 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 15,000। तो एवरेज निकालना था, एवरेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में फिर से हमें एक ग्राफ दिया गया है। अब ग्राफ किस बारे में इसको समझते हैं। ये ग्राफ बता रहा हमें 5 स्टोर है ABCDE, 5 दिनों में बेची गई कलमों की संख्या। ये अलग अलग जो स्टोर है उन्होंने कितनी कितनी जो है कलमें बेची है अलग अलग दिनों में, उसका आंकड़ा हमें दिया हुआ है। और देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है उसको समझते हैं। पहला सवाल है, स्टोर बी द्वारा सोमवार और बुधवार को मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या। तो स्टोर बी में तो हमें
कौन सा आंकड़ा लेना है? सोमवार और बुधवार का टोटल लेना है। ये है स्टोर बी, सोमवार और बुधवार का टोटल। तो सोमवार को कितना है? 135, बुधवार को कितना है? 115। इन दोनों का टोटल, तो ये 200 और ये कितना हो जाएगा? 50। तो ये तो आया 250। इसके साथ तथा ए द्वारा इन्हीं दिनों में मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या के मध्य अनुपात पूछ रहा है। तो ए द्वारा इन्हीं दिनों में मिलाकर संख्या, तो ए द्वारा जो है कितनी होगी? तो ए के आंकड़े लेते हैं। ए है ये दिन, वही सोम और बुध, तो यहाँ 120 और यहाँ कितना? 155। ये हो जाएगा 275, 275। और दोनों का क्या बताना है? अनुपात। तो हम देखते हैं, 25 से कट जाएंगे, सीधा दिख रहा है, 25 से कटेगा 10 बार, 25 से कटेगा 11 बार। तो इन दोनों का जो रेशियो निकल कर आया वो कितना आना चाहिए? 10 और 11 आना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। अगला सवाल करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, सेम इसी ग्राफ पे पूछा गया है। सवाल क्या है वो समझिए। यदि स्टोर डी एवं ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की संख्या बृहस्पतिवार की अपेक्षा क्रमशः 20% कम एवं 10% अधिक थी, तो स्टोर डी और ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की कुल संख्या क्या थी? तो क्या कर रहा है? डी और ई द्वारा, इसकी बात हो रही है, बृहस्पतिवार की जो है अपेक्षा 20% और 10% कम थी। कौन से दिन? शनिवार के दिन। शनिवार के दिन का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है। और ये जो है आंकड़ा कैसे निकलेगा कि बृहस्पतिवार से कितना? 20% कम। तो डी का जो आंकड़ा है वो तो 20% कम लेना है, और ई से जो आंकड़ा है वो क्या लेना है? 10% ज्यादा लेना है। तो देखते हैं कि बृहस्पतिवार को डी और ई के नंबर्स कितने हैं। बृहस्पतिवार को डी की अगर हम बात करें है कितना? 135, और ई जो है वो कितना है यहाँ पर? 130। ये तो क्या हो रहा है? शनिवार को 10%, सॉरी 20% कम हो रहा है। डी की वैल्यू तो 20% कम हो रही है, तो 135 का 20% कम करेंगे। 135 का जब आप 10% निकालेंगे वो कितना आएगा? 13.5, 13.5। 20% मतलब 13.5 का डबल 27। इसका मतलब शनिवार को 135 से 27 कम हो गए। 135 से जब आप 27 कम करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा? 108। इसका मतलब है कि शनिवार को डी ने जो है वो कितने यहाँ पर कल में बेची है? 108। इसी तरह ई का जो आंकड़ा उसको 10% क्या लेना है? अधिक लेना है। ये है 130। 130 का मतलब कितना है? इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 13। 13 ज्यादा, 130 से 13 ज्यादा, इसका मतलब कितना? 143। तो शनिवार को डी और ई द्वारा जो कल में बेची गई है उसकी संख्या 108 और 143 है। हमें पूछा गया है डी एवं ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की कुल संख्या, टोटल पूछा गया। टोटल का मतलब दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 43 + 8 कितना हो जाएगा? 51। तो ये हो जाएगा 251, 251। तो दोनों ने मिलकर 251 कल में बेची है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला सवाल। अब हमें देखिए कि यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ बार ग्राफ दे रखा है। बार ग्राफ जो है वो किस बारे में है समझिए। तो 5 विभिन्न संस्थानों के 3 विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या। तो 5 अलग अलग संस्थान है, उनके 3 जो है डिपार्टमेंट है, 3 जो है अलग अलग संकाय है, फैकल्टीज है, उनके बारे में कहा गया है। फैकल्टीज जो तीनों कौन कौन सी है? MBA, MCA और LLM, 3 तरह के जो है यहाँ पर कोर्स है। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। संस्थान डी में MCA के छात्रों की संख्या उस संस्थान के सभी संकायों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का कितना % है? तो डी में क्या देखना है? MCA का। तो डी में MCA के छात्र क्या है? तो डी का आंकड़ा ये वाला ये बता रहा है। MCA जो है वो कौन सा है? ब्लैंक वाला जो खाली है। ये आंकड़ा जो है MCA वालों को बता रहा है। कितना है आंकड़ा समझिए। डी में MCA वाले कितने? अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो किसके बराबर दिख रहे हैं? 400 के बराबर। तो ये 400 है। और इसका % हमें किस पर बताना है? उस संस्थान के सभी संकायों में पढ़ रहे छात्रों से। तो इस संस्थान में सभी में कितने पढ़ रहे हैं? MCA, BCA, BBA, सॉरी MCA, MBA और LLM को मिलाकर। तो देखिए इसमें यहाँ पर MBA वाले जो है वो कितने हैं? 425। MBA वाले 425 है, MCA वाले हमने निकाल लिए 400 है, और LLM वाले जो है अगर उनका आंकड़ा देखें ये कितना है? 250। इनका टोटल लेना है। टोटल देखते हैं, 4 और 4 8 और 2 कितने? 10, 1000। तो ये हो जाएंगे 1000, और 50 और 25 कितने हो जाएंगे? 75। तो इसका मतलब 1075। परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे? 100। और इसको क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो 25 से काट देते हैं। 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कट जाएगा। 25 से इसको काटते हैं, 25 से 4 बार 100, और फिर 25 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 25 75। आगे नहीं कटेगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 1600 बटे
43। 43 का हमें इसमें क्या देना है, भाग देना है। तो 43 का भाग अगर मैं देता हूँ, यहाँ पर देखिए भाग कितनी बार है, अगर मैं 4 बार डिवाइड करता हूँ तो 4 बार करें तो 160 प्लस हो जाएगा। तो हम कितनी बार करेंगे, 3 बार। तो 3 बार अगर भाग देते हैं तो ये बनेगा 9 और 129। 160 में से हम 129 माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 31, 31 बचेगा। और पीछे एक जीरो मिलकर कितना बन जाएगा, 310। 43 का भाग जो है अब 310 के में देना है, कितनी बार जा सकता है, ये 310 है तो लगभग मेरे ख्याल से 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। लगभग कितनी बार जाएगा, 7 बार। इसका मतलब हमारा आंसर जो है 37 पॉइंट कुछ परसेंट आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं एक ही ऑप्शन है ऐसा 37 वाला, तो हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। 37.21%। डिवाइड करके आपको देखना है किस तरह से आंसर आ सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फिर से ग्राफ वही है, सवाल क्या पूछा गया देखिए। संस्थान ई में एमसीए के छात्रों की संख्या, संस्थान ई में हमें एमसीए के छात्रों की संख्या लेनी है। संख्या सभी संस्थानों के एमसीए के कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है। अब यहां हमें परसेंटेज बताना है, ई वाले कौन से, एमसीए। ई में एमसीए के कितने हैं उनको चेक करते हैं। एमसीए ये वाला है, यहाँ आंकड़ा दे रखा है कितना है, 425। इसका परसेंट हमें किस पर निकालना है, सभी संस्थानों के एमसीए के कुल छात्रों की संख्या। तो सभी संस्थानों में एमसीए के कितने हैं, सभी संस्थानों में एमसीए के देखते हैं। तो संस्थान ए में देखिए एमसीए के कितने हैं, 325 है। बी में एमसीए के कितने हैं, 350 है। सी में एमसीए के यहाँ कितने हैं अगर हम देख पाए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 100, 125। और डी में जो है एमसीए के छात्र कितने हैं, 400। और ई में कितने हैं, 425। तो हमें 425 का परसेंटेज बताना है किस, इन सभी के ऊपर टोटल कितना है, टोटल करें 3 3 6 7, 7 और 4 11, 11 और 4 कितने, 15, 1500। 1500 ये हुआ। फिर 25 और 25 50 और 50 कितने, 100, 1600। 1600 और ये 25, 1625। 1625 पे इनका परसेंटेज निकालना है तो इंटू कर देंगे 100। 25 से काटते हैं, 25 से 6 बार, 25 छंग 150, पीछे कितना बचेगा 12, 125 बनेगा 5 बार। फिर 25 से काटते हैं, 25 से कितनी बार कटेगा, एक बार। 25 से कम 25, पीछे जो बचेगा वो कितना होगा, तो इसमें से 42 है, 42 में से क्या माइनस करेंगे, 25, 17 बचेगा 175, तो 7 बार। 25 इंटू 7 करेंगे तो 175। फिर अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो फिर काट देते हैं, 5 से कितनी बार कटेगा, 13 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो 20 इंटू 17 करेंगे तो 340, नीचे कितना आएगा 13। 13 से काटिए इसको, 13 दूनी 26, पीछे बचेगा 8, 80 बनेगा। 80 से भाग जाएंगे तो 13 से कितनी बार जाएगा, 13 छिंग 78। तो 26% के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। 26% के आसपास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 26% हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि सभी संस्थानों में एमबीए, एमसीए तथा एलएलएम के छात्रों की संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। तो अभी सभी संस्थानों में हमें किसका आंकड़ा लेना है, एमबीए का भी लेना है, एमसीए का लेना है और एलएलएम का भी लेना है। तो एमबीए का आंकड़ा हम लेते हैं सबसे पहले। संस्थान ए में एमबीए के छात्र कितने हैं यहाँ पर, 225। इसी तरह बी में कितने हैं, 450। सी में कितने हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो 250। ठीक है, ये सॉरी 275 होगा, 50 से ऊपर है तो। फिर आगे देखें डी में कितना है, 425 एमबीए के। और ई में कितने हैं यहाँ पर, 300। तो एमबीए सबसे पहले लिखता हूँ, एमबीए के छात्र देखिए कितने होते हैं, तो 200, ये कितने 600, 800, 8 4 1200, 12 और 3 कितने 1500, तो ये हो जाएंगे। फिर 25 और 75 मिलके कितने हो जाएंगे 16, और ये कितने हो जाएंगे 17, तो ये हो जाएंगे 1700। 1700 तो हो गए एमबीए के। इसी तरह अब हमें क्या चाहिए, एमसीए के। देखिए एमसीए वाले जो है अभी हमने पिछले सवाल में काउंट किए थे, एमसीए वालों का टोटल हमने किया था जो कितना आया था 1625 आया था, तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख लेते। एमसीए वाले टोटल छात्र कितने हैं 1625। इसके बाद लास्ट में देखते हैं एलएलएम वाले कितने हैं। एलएलएम वाले देखिए यहाँ पर कितने बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं 150। इसमें आप आंकड़ा देखेंगे तो ये कितना हो रहा है 225। यहाँ जो आंकड़ा है वो कितना आ रहा है 75, 75। यहाँ डाटा क्या दे रखा है 250। और लास्ट ई में जो आंकड़ा है वो भी कितना है 250 है। तो अब इनका टोटल कर लेते हैं, तो देखिए ये 100, ये 300, 300, 400, 500, 600, 700, 700 तो ये हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 800, ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 900, और ये 50, 950। एलएलएम वाले टोटल कितने हैं स्टूडेंट 950 है।
इन तीनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 से अगर इसको काटें तो ये कितना आएगा, 340। 5 से इसको काटते हैं तो ये कितना आएगा, 5 से पहले कटेगा 3 बार 15, फिर कटेगा 2 बार 10 और फिर 5 बार। 5 से इसको काटें तो ये कितनी बार कटेगा, 19 बार, 190 बार। फिर 5 से काट देते हैं, 5 से इसको काटते हैं तो पहले कितनी बार कटेगा, 5 छंग 30 और फिर कितनी बार कटेगा, 8 बार। यहाँ इसको 5 से काटें तो 5 छंग 30 फिर 5 बार। इसको 5 से काटें तो ये कटेगा 38 बार। तो हमारे पास जो रेशियो निकल कर आया वो कितना आया, 68, 65 और 38 आया। तो हम कहेंगे MBA, MCA और LLM के जो छात्र हैं उनकी संख्याओं का अनुपात कितना है, 68, 65 और 38, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, सॉरी 68, 38 लास्ट में, तो 68, 65 और 38 फर्स्ट ऑप्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसमें। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में फिर हमें बार ग्राफ दे रखा है। देखिए क्या पूछा गया, सवाल क्या है और ग्राफ किस बारे में। ग्राफ में कहा गया किसी कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में उत्पादित 3 उत्पाद हमें दे रखे, उनकी संख्या हजारों में। कौन कौन से उत्पाद है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, पेन ड्राइव है और कीबोर्ड है। सवाल क्या कर रहा है, वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव और CD की कुल संख्या तथा 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो 2008 में क्या देखना है हमें, पेन ड्राइव और CD का टोटल लेना है। पेन ड्राइव और CD का टोटल 2008 में, पेन ड्राइव जो है वो कितनी है और CD कितनी है। तो देखिए CD जो है वो कितनी है, यहाँ पर हम आंकड़ा देख पा रहे हैं 25। पेन ड्राइव जो है सेकंड वाली पेन ड्राइव यहाँ कितनी है देख पा रहे हैं 30। तो इन दोनों का तो टोटल, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 55। और 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या, 2008 में कीबोर्ड को ब्लैक वाले से बताया गया जो कि कितना है 20। इस 55 और इस 20 का क्या लेना है, डिफरेंस, कितना अधिक है कितना कम, अंतर पूछा है। तो हम कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो कितना आ जाएगा 35, और हजारों में है तो 35,000 हो जाएगा। तो इसका सही कितना हो जाएगा 35,000, इसका सही उत्तर होगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल फिर से इसी के ऊपर पूछा गया। सवाल कह रहा है 6, 7 तथा 9 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। तो 6, 7 और 9 में हमें क्या देना है, कीबोर्ड की संख्याओं को लेना है। तो 6 में देखिए कीबोर्ड कितने, कीबोर्ड है ब्लैक वाले से, तो 6 में कितने हैं 15। फिर 7 में कीबोर्ड कितने हैं 30। और फिर पूछा गया 9 में कीबोर्ड की संख्या कितनी है 15 है। इनका अनुपात तो 15 से 1 बार, 15 से 2 बार, 15 से 1 बार। तो अनुपात कितना आ रहा है यहाँ पर 1, 2, 1 का आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 1, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। देखिए अगले सवाल में ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमें क्या पूछा गया है। देखिए सवाल में ग्राफ जो है उसमें ये कहा गया है कि ग्राफ 3 कंपनियां ABC के निर्यात में प्रतिशत जो है प्रति वर्ष हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। ये जो आंकड़े हमें दे रखे हैं वो क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज को बताया गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। इनका ध्यानपूर्ण अध्ययन करना और प्रश्नों के जवाब देने। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, दिए गए वर्षों में कंपनी ए के लिए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना है। तो हमें क्या पूछा गया है, कंपनी ए का जो है परसेंट चेंज जो हुआ है, परसेंट जो इंक्रीज हुआ है उसमें कितना औसत बनेगा वो देखना है। तो ए कंपनी जो है उसको किससे बताया गया, ब्लैक वाले से स्टार से बताया गया। तो ब्लैक वाले आंकड़ों को लेना। देखिए कितना है, ये 20, ये भी कितना है 20, ये कितना दे रखा है 30, ये है 60, 60 यहाँ हो जाएगा 50, ये कितना हो रहा है 45 और ये कितना हो जाएगा 35। ये हमें आंकड़ा, तो ए का हमें इन सब का क्या लेना है, एवरेज लेना है, औसत लेना है। चलिए सबको जोड़ेंगे और डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। जोड़ेंगे तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40, 40 और 30 कितने 70, 70 और 60 130, 130 190, 190 और इसको 50 जोड़ेंगे तो 200 कितने हो जाएंगे 40, 240 और 40 कितने 280, 280 और 30 कितने 310, और ये 5 और 5 10 तो 320, टोटल होंगे 320। डिवाइड करेंगे, कितने आंकड़े हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से डिवाइड करते हैं तो ये सीधा होगा 8 से 4 बार 40। तो जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 40 का आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ये इसका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल फिर से इसी ग्राफ के ऊपर सवाल पूछा गया। सवाल क्या पूछा गया, वर्ष 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे। 7 के अंदर किस कंपनी के जो निर्यात है, एक्सपोर्ट जो है वो क्या थे, सर्वाधिक थे, ये हमें बताना है। तो देखिए
हमें ये जो आंकड़ा दे रखा है वो क्या है, परसेंट चेंज दिया हुआ है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है ये दे रखा है। अगर हमें निर्यात एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है कि सवाल में कोई दूसरा आंकड़ा भी दिया होना चाहिए। अगर मेरे पास दूसरा आंकड़ा होगा और तभी मैं बता सकता हूं कि किसकी वैल्यू कितनी है, और फिर मैं तुलना करके बताऊंगा कि किसका निर्यात सबसे ज्यादा था। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक वर्ष में हमें कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू की निर्यात कितना है उसका जो है आंकड़ा होना चाहिए, जो हमें सवाल में दिया हुआ नहीं है। जब तक सवाल में वो आंकड़ा नहीं दिया होगा तो मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सी कंपनी जो है उसका निर्यात सबसे ज्यादा या सबसे कम था। तो हम कहेंगे इस तरह के सवाल में हमें पूरे आंकड़े नहीं दे रखे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए, सिर्फ परसेंटेज देखकर आप आंसर नहीं निकालेंगे कि परसेंटेज जो है सबसे ज्यादा किसमें, क्योंकि ये परसेंट चेंज को बता रहा है, प्रतिशत वृद्धि को बता रहा है। हमें प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछी गई, हमें पूछा गया निर्यात सबसे ज्यादा किसका है। तो निर्यात के लिए हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट डाटा चाहिए जो सवाल में नहीं दे रखे। इसीलिए हमने कहा कि हमारा उत्तर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में कहा गया दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि सतत रही है। कि क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, सतत रहने का मतलब है कंटिन्यूअस जो है वो वृद्धि हो रही है। कि कौन सी कंपनी है जिसके जो निर्यात है उसमें कंटिन्यूअस क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ए की बात करता हूं तो देखिए ए का निर्यात जो है उसमें परसेंट चेंज देखें तो पहले 20% था, फिर 20% है, फिर इंक्रीज हुआ 30%, फिर 60% हुआ, फिर वापस 60%, फिर क्या हुआ, निर्यात कम हुआ। यहाँ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, परसेंटेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ बी की, बी का जो आंकड़ा है पहले यहाँ कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब बी का जो परसेंट चेंज हो रहा है, वृद्धि जो हो रही है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। तो हमें ये पूछ रहा है कि सतत प्रतिशत वृद्धि क्या है, सतत कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले जो है बढ़ा फिर क्या हुआ, कम हुआ। तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होना है, तो कम किसका हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज बी का इंक्रीज हो रहा है। सी का भी चेक करें, देखिए सी का आंकड़ा पहले सेम था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, मतलब कंटिन्यूअस परसेंट चेंज बढ़ नहीं रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ सिर्फ एक ही कंपनी है बी, जो कंपनी बी है उसमें जो परसेंट वृद्धि हो रही है, प्रतिशत जो चेंज आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअसली हर साल उसमें जो है परसेंट चेंज में वृद्धि हो देखी जा रही है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए या फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, फिर से हमें एक ग्राफ दे रखा है, हमें ग्राफ में कौन से आंकड़े दे रखे हैं। सवाल कह रहा है इस ग्राफ में, चित्र में वर्ष 2001, 3 और 5, 7 में दो चिड़ियाघर ए और बी में जानवरों की संख्या दी गई है। हमें उसमें क्या दे रखा है, दो चिड़ियाघर है, उनमें जानवरों की संख्या अलग अलग वर्षों में कितनी है, इसका आंकड़ा दे रखा है। सवाल क्या पूछ रहा है वो देखिए, वर्ष 2005 में चिड़ियाघर ए में 35% जानवर और चिड़ियाघर बी में 55% जानवर मांसाहारी है। तो वर्ष 5 में चिड़ियाघर ए और बी में मांसाहारी जानवरों की संख्या का योग कितना है, टोटल कितने मांसाहारी जानवर है ये हमें देखना है। बात हो रही है वर्ष 2005 की, ए में कितने हैं, 35%। तो 2005 में ए में टोटल जानवर कितने हैं उनकी संख्या देखते हैं। तो ए बता रहा है इससे, ए में टोटल जानवर है 320। इसका मतलब 320 का कितना परसेंट, 35% जो है वो क्या है, मांसाहारी। तो ये आंकड़ा अगर हम निकालें, 0 से 0 कटेगा, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से इसको काटे मतलब 16। तो 16 इंटू क्या करना है, 7, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 112। 112 जो है ए में मांसाहारी है। इसी तरह बी की बात करें, 55% जानवर, तो 2005 में बी में कितने हैं, 240। तो 240 का 55%, 55% निकालते हैं। तो इसका अगर हम 55% निकालें, ये कट जाएगा, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से 12 बार, 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 132। तो बी में कितने जानवर है मांसाहारी, 132, ए में कितने, 112। इन दोनों का टोटल कितना है, इन दोनों का टोटल हम करते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 244, 244, दोनों का सम। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 244। तो 2005 में टोटल जो मांसाहारी जानवर है ए और बी में मिलाकर वो कितने हो जाएंगे, 244 हो जाएंगे, 244 हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। यदि वर्ष 2009 में चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या वर्ष 7 की तुलना में 25% बढ़ जाती है, 9 के अंदर 7 है, 9 के अंदर आंकड़ा दे रखा है कि 2009 में क्या हो जाता है, जानवरों की संख्या बी में जानवरों की संख्या कितनी बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए। तो देखिए बी में जानवरों की संख्या को जो है 25% बढ़ा देते हैं। तो
तो बी में आंकड़ा ये है, 7 में आंकड़ा कितना है 320। 320 का 25%, 320 का मतलब है कि 320 है 25% का मतलब एक चौथाई, तो 320 का एक चौथाई निकालेंगे जो कितना आएगा 80। 80 बढ़ जाएगा, 80 बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा 400। तो 2009 में जो है बी में कितने चिड़ी जानवर हो जाएंगे 400। आगे तो 5, 7 और 9 में चिड़ियाघर बी में जानवरों का औसत क्या होगा। तो 5, 7 और 9 में इन सब का क्या बताना है औसत। 5 में कितने हैं 240, 7 में कितने हैं 320, 9 में कितने हो जाएंगे 400। इन तीनों का एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल लेते हैं, जोड़िए 300 और 200 500 और 400 कितने 900, और ये 40 और 20 कितने 960। तो 960 जो है टोटल है। एवरेज निकालना है तो भाग किसका देंगे 3 का, 3 से डिवाइड करें, 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, आएगा 0। तो हम कहेंगे 320 जो है इनका क्या आ जाएगा एवरेज आएगा, औसत आएगा, जो कि हमारा क्या है सेकंड ऑप्शन। ये इसका क्या हो गया सही उत्तर हो गया। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला जो सवाल है वो हमें किस पे दे रखा है पाई चार्ट पे दे रखा है। क्या है सवाल समझिए। सवाल में जो है 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय जो है बिंदु है, सॉरी किन 3 मदों के केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें तीनों का जो सम अगर हम देखें एंगल की फॉर्म में कितना आना चाहिए 108 डिग्री आना चाहिए। तो 108 डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं समझिए इसको। पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें आंकड़े परसेंटेज में दे रखे हैं, तो 108 डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 108 कितने में से है 360 में से, क्योंकि सर्किल के अंदर टोटल एंगल होता है 360, उसमें से हमें किसका बताना है 108 का परसेंटेज बताना है। सॉल्व करिए इसको, 0 से क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा, ये इससे कटेगा, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो हम कहेंगे कितना परसेंट आया 30%। इसका मतलब 3 मदों का जो सम है वो कितना आना चाहिए 30% आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, हम इसमें देखते हैं ईंधन कपड़े और अन्य। ईंधन कितना है 9, कपड़े कितना है 11, 9 और 11 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, और अन्य कितना है यहाँ पर 6, तो 20 और 6 कितना 26%। आना कितना चाहिए 30%, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ईंधन किराया और अन्य देखते हैं। ईंधन कितना है हमारे पास, ईंधन है 9, किराया कितना है 14, 14 और 9 कितने होंगे 23, और अन्य कितना है 6, 23 और 6 कितने हो जाएंगे 29। होना कितना चाहिए 30, ये भी नहीं है। कपड़े किराया और अन्य, कपड़े कितने हैं हमारे पास 11, किराया कितना है 14, 11 और 14 कितने हो जाएंगे 25, अन्य कितना है 6, 25 और 6 कितने हो गए 31%, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। शिक्षा ईंधन और अन्य को देखते हैं। शिक्षा कितना है यहाँ पर, शिक्षा दे रखा है 15, फिर है ईंधन 9, 15 और 9 24, और अन्य कितना है 6, 24 और 6 कितने 30%, इसमें हो रहा है। इसका मतलब शिक्षा ईंधन और अन्य इन तीनों का अगर हम आंकड़ा लेते हैं तो कितना होता है 30% होगा, और 30% को जब एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री। तो इन तीनों का सम जो है वो कितना बनेगा 108 डिग्री बनेगा। सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर से हमें पाई चार्ट दे रखा है। सवाल क्या कहा गया है, दिए गए पाई चार्ट के तहत फसलों के तहत भूमि का वितरण हमें बताया गया, अलग अलग फसलों के लिए कितनी भूमि जो है वितरित की गई है। इसमें पहला सवाल ये पूछ रहा है, यदि बाजरा का कुल क्षेत्रफल 300 एकड़ था तो चावल और जौ का कुल क्षेत्रफल कितना है, हमें ये बताना है। तो बाजरा जो है उसका आंकड़ा देखिए कितना दे रखा है 18 डिग्री, तो मतलब 18 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी है 300 है, 300 एकड़ की बात हो रही है। हमें बताना है चावल और जौ का कुल, चावल कितना है यहाँ पर 72, जो कितना है 36, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे ये कितना बन जाएगा 108, मतलब 108 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 300 बटे 18 इंटू 108। चलिए सरल करते हैं इसको, तो हम किसका काट दें 3 से काट देते हैं, ये 100 बार, 3 से इसको काटेंगे तो 6 बार, 6 से इसको काट देते हैं, 6 से एक बार कटेगा और फिर कटेगा 8 बार, 8 छिंग 48, 18 इंटू 100 मतलब 1800 एकड़। किसकी बात हो रही है कि कितना होगा 1800 एकड़ होगा, किसको मिला के चावल और जौ को मिलाकर। तो हमें आंकड़े 100 एकड़ में पूछा गया है, तो यहाँ 18 तो 1800 एकड़, सही आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1800 एकड़ हमारा सही उत्तर हुआ। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा, यदि चावल के लिए आरक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को 2:1 अनुपात में वितरित किया जाता है तो नए पाई चार्ट में गेहूं से संबंधित कोण कितना होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए कैसे हल करेंगे। क्या कहा गया, चावल के आरक्षित भूमि का 10%, तो चावल कितना है यहाँ पर 72 डिग्री, 72 का कितना 10%, 72 का 10% मतलब 7.2, 72 का 10% यही होगा 7.2,
इसको गेहूं और जौ में किस अनुपात में बांटना है? 1:2 की। तो ये जो 7.2 है इसको गेहूं और जौ इन दोनों में 2:1 में बांट देना है। तो देखिए 2:1 में अगर मैं बांटता हूं तो कितना कितना हिस्सा आएगा? तो 7, 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 का भाग देंगे 72 72 में, तो 24 तियां 72 होता है, 24 बार भाग जाएगा। 24 बार का मतलब 2.4, तो 2.4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो कितना आएगा? 4.8 डिग्री, और ये आ जाएगा 2.4 डिग्री। इसका मतलब यह है कि इस 7.2 डिग्री को जब गेहूं और जौ में बांटेंगे तो गेहूं के हिस्से में आएगा 4.8 डिग्री और जौ के हिस्से में कितना आएगा? 2.4 डिग्री। और ऐसा करने पर कहा गया है तो नए पाई चार्ट में गेहूं से संबंधित कोण क्या होगा? देखिए अभी जो पाई चार्ट है उसमें गेहूं का जो कोण है यहां पर हम देख पा रहे हैं कितना है? 72 डिग्री है। फिर जब हम नया पाई चार्ट बनाएंगे तो गेहूं को कितना कोण और मिलेगा? 4.8 डिग्री एंगल और मिलेगा। तो ये और ये मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा? 72 प्लस 72 प्लस 4.8, तो ये हो जाएगा 76.8 डिग्री। तो नए पाई चार्ट में गेहूं का कोण बनेगा 76.8 डिग्री, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो ये इसका क्या होगा? सही आंसर। फिर से देखिए क्या करना है कि चावल का 10% हमने लिया, 10% को 2:1 में बांटा, गेहूं के हिस्से में आएगा 4.8 डिग्री, पहले 72 था, 4 पॉइंट और मिलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 76.8 डिग्री और हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें अब यहाँ 2 पाई चार्ट दे रखे हैं। क्या क्या बताया गया है इसके अंदर? हमें कहा गया है पाई चार्ट में किसी संगठन के विभिन्न स्तरों के पर कार्यरत 1500 कर्मचारियों का ब्यौरा दिया गया है। दूसरे पाई चार्ट में विभिन्न वेतनमानों में 800 पुरुष कर्मचारियों का ब्यौरा दिया गया है। इस पाई चार्ट का अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये तो ब्यौरा किसका है? 1500, टोटल कर्मचारी है 1500, और ये किसका दे रखा है? 800 कर्मचारियों का दे रखा है। अलग अलग जो है सेक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, देखिए सवाल क्या कर रहा है। वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या उस वेतनमान में कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट है? जो पुरुष कर्मचारियों का परसेंट है वो हमें किस पे बताना है? इनका परसेंट टोटल पे बताना है। और कौन से वेतनमान? 6 वाले कैटेगरी के अंदर। तो 6 वाली कैटेगरी में कितने कितने पुरुष है वो देखते हैं पहले। टोटल है 800 पुरुष और वेतनमान 6 में कितना है? 9%। तो कहने का मतलब 800 का 9% है। इसका परसेंट हमें किस पे बताना है? टोटल कर्मचारियों, इसी वेतनमान में जो है आपके टोटल पर बताना है। टोटल कितने हैं? 1500, और वेतनमान 6 में कितने हैं यहाँ पर? 14%। तो हम लिखेंगे 1500 का 14% इंटू क्या कर देंगे? 100। तो हमें क्या मिलेगा इसका? परसेंट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। हम 2 से काटें 4 बार, 2 से कितनी बार? 7 बार, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 से कितनी बार? 20 बार। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 12, 12 दूनी 24, 240 बटे कितना? 7। 7 से काटें तो 7 तियाँ 21, पीछे कितना बचेगा? 3 बचेगा, 30 बनेगा, फिर 7 चौक 28। तो 34% के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए, 34%। देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 34% होगी इनकी संख्या। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले सवाल में क्या कहा गया? वेतनमान 6 में महिला कर्मचारियों तथा वेतनमान 1 में पुरुष कर्मचारियों के बीच अनुपात कितना है? 6 में महिला कर्मचारी और हमें फर्स्ट में जो है पुरुष कर्मचारियों का अनुपात बताना। देखिए पहले हम 6 में महिला कर्मचारियों की संख्या कैसे निकालें? तो पहले हम चेक करेंगे कि 6 के अंदर टोटल कर्मचारी कितने हैं। टोटल कर्मचारी कितने हैं? जैसे 1500, 1500 का कितना परसेंट है? 14% है टोटल कर्मचारी। तो मैं पहले 1500 का 14% निकालूंगा, ये हम सॉल्व करेंगे। तो 1500 का जब 14% निकालेंगे 100 से कट जाएगा, 14 इंटू 15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 210। तो टोटल कर्मचारी तो कितने हैं? 210 है वेतनमान 6 में। फिर है पुरुष कर्मचारी कितने? तो पुरुष है 800, 800 का कितना परसेंट? 9%। तो 800 का 9% निकालते हैं, तो 800 का जब आप 9% निकालेंगे ये इससे कटेगा, कितना आएगा? 72। तो टोटल है 210, उसमें 72 है पुरुष, इसका मतलब बची हुई कौन होगी? महिलाएं। तो महिला कर्मचारियों की संख्या वेतनमान 6 में कितनी? 210 में से 72 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 2 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 8। फिर 200 में से कितने जाएंगे? 70, मतलब 130, टोटल हो जाएंगे 138। तो महिला कितनी? 138। इसी तरह हमें पूछा गया दूसरा अनुपात, वेतनमान 1 में पुरुष कर्मचारियों की संख्या।
तो वेतनमान एक में पुरुष कर्मचारी कितने हैं? तो वेतनमान एक पुरुष कर्मचारी टोटल है 800, वेतनमान एक कितना है 24%, मतलब 800 का 24%। ये आंकड़ा और चाहिए, ये इससे कटेगा, 24 इंटू 8 बनेगा, ये है पुरुष कर्मचारी। तो मैं यहाँ ऐसे ही लिख लेता हूँ 8 इंटू 24, और इसको क्या कर लेते हैं हम, सरल कर लेते हैं। देखिए 2 से अगर मैं काटता हूँ तो 2 से कटेगा 6 बार और फिर कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 3 से काट देते हैं 8 बार कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार और 3 बार। तो यहाँ आया 23, यहाँ 8 इंटू 4 कितना 32, 8 चौक 32। तो हम कहेंगे जो अनुपात बन रहा है कितना बन रहा है, 23:32 बनेगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। ये हमारा सही आंसर हुआ, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे मैथ्स के सवाल जो हमने डिस्कस किए हैं आज के पेपर में, जो सवाल पूछे गए थे।